सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का 7th चैप्टर। इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो प्लांट या एनिमल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो वो कैसे होता है इस चैप्टर में वही देखेंगे। आप ये पहले पढ़ चुके हो कि सारे ही ऑर्गेनिज्म को फूड, वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं यानी फूड, वाटर और ऑक्सीजन, इनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। भाई फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इसकी ज़रूरत तो पूरी बॉडी को है, बॉडी के हर एक सेल को है। तो जैसे हमने खाना खाया तो खाना तो मुंह से खाते हैं ना, पेट में चला जाता है। ऐसा तो है नहीं पूरी बॉडी से खा रहे हैं, हम हर जगह से खा रहे हैं। तो पेट में चला गया, वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर पहुँचना है तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा कि नहीं, कि वहाँ से सब जगह जा सके। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनको जो वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बॉडी के उस हिस्से तक जहाँ से वो रिमूव हो सके। भाई आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो किसी एक ही जगह से निकलेगा ना। जैसे जब आप सांस लेते हो तो वो ऑक्सीजन आपके सेल तक जाती है, उस सेल में वो फूड के साथ मिलकर एनर्जी बनाती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेस्ट की तरह है, यानी इसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो बॉडी की हर जगह बनी, हर सेल में बनी। अब ऐसा तो है नहीं हर जगह से अपने आप निकल जाएगी। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से निकलती है? जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो जो एयर निकलती है उसके अंदर से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। यानी बॉडी के हर जगह से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले लंग्स में पहुंचाना पड़ेगा, यानी यहाँ फिर से एक बार ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। क्या कभी आपने सोचा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? अब फिगर 7.1 देखो, क्या आपको हार्ट दिखाई पड़ रहा है? ये देखो यहाँ पर ये बीच में हमारा हार्ट है। एंड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यानी खून की नसें, वेसल्स यानी ऐसे पाइप, ट्यूब जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, खून की नसें। तो ये पूरा नेटवर्क आप देख सकते हो, हाथ, पैर, सर, सब जगह ये पूरा फैला होता है। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो इन्हीं का है। यानी जो आपकी ब्लड वेसल है उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, यही ब्लड अपने साथ चीज़ों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और ब्लड को फ्लो कराने का काम किसका है? हार्ट का है। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। तो ये हार्ट और ब्लड वेसल पूरा मिला लें तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, क्योंकि ब्लड हमारा क्या कहता है, सर्कुलेट करता है ना, पूरे बॉडी के अंदर दौड़ता रहता है। तो ये दोनों मिलकर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब पहला टॉपिक है 7.1 सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो ब्लड है, क्योंकि ब्लड ही सर्कुलेट करता है। क्या होता है जब कोई कट वगैरह लग जाता है आपकी बॉडी में, जैसे चोट लग गई, कहीं कट गया, तो क्या होता है? खून निकलने लगता है। लेकिन ये ब्लड है क्या? तो ब्लड एक फ्लूइड है, यानी लिक्विड जैसी चीज़ है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है अपने साथ कुछ सब्सटेंसेस को, जैसा कि आपके डाइजेस्टेड फूड हो गया फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? यही ब्लड वेसल के अंदर जाता है, यानी वहाँ से ब्लड के अंदर पहुँच जाता है। तो इंटेस्टाइन से ब्लड में चला गया, अब ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, पहुँचाएगा टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द सेल ऑफ द बॉडी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर एयर जाती है, उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है, क्योंकि लंग्स में पूरा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, जाल टाइप का होता है। तो ऑक्सीजन चली गई ब्लड के अंदर, अब ये ब्लड ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट हो गई। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को, ताकि वो बॉडी से रिमूव हो सके, जैसे कि मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जांपल दिया था। अब सवाल ये है कि जो ब्लड है कैसे कैरी करता है अपने साथ सब्सटेंसेस को। भाई किसी चीज़ को लेके कैसे चलता है? जैसे ऑक्सीजन है तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन कैसे फ्लो करती है? देखो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है, अभी तक आप ये जानते होंगे कि ब्लड क्या है, जैसे पानी है उसी तरह से ब्लड होता है, बस वो लाल कलर का होता है, यानी पूरा का पूरा वो लिक्विड है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा ब्लड आपका लिक्विड नहीं होता, उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ अ फ्लूइड, यानी एक लिक्विड वाला पार्ट है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो वो जो लिक्विड वाला हिस्सा है जो पानी जैसा होता है, फ्लो करता है, वो आपका प्लाज्मा होता है, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। इसी प्लाज्मा के अंदर अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, यानी उसमें तैरते रहते हैं। अब पहली जानना चाहती है व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जो कि भी आगे आएगा, हम देखेंगे। तो ये फिगर आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की थी। आर्टरीज आर शोन इन रेड कलर एंड वेन्स इन ब्लू। जो नसें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं, आप देखोगे दो कलर की है, एक रेड कलर की है, दूसरी ब्लू कलर की है। तो ब्लड वेसल्स आपकी एक तो आर्टरीज होती हैं, दूसरी वेन्स होती हैं। तो ब्लू कलर वाली आपकी वेन है और रेड कलर वाली आपकी आर्टरी है। ये क्या होती है, क्या डिफरेंस है, आगे आएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं किस किस तरीके के सेल हैं जो कि ब्लड के अंदर होते हैं। तो एक तरीके का जो सेल है उसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, शॉर्ट में इसको आरबीसी लिखा जाता है, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट। पिगमेंट एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी भी चीज़ को कलर देता है। तो आरबीसी के अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो भाई जो लाल कलर दे किसी चीज़ को रेड पिगमेंट कहेंगे, ग्रीन कलर दे तो ग्रीन पिगमेंट कहेंगे, ठीक है।
तो आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड करता है, जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। तो आपको आंसर मिल गया कि भाई ये जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर हिस्से तक कैसे पहुंचती है। ये तो हम जानते थे कि भाई ब्लड के अंदर चली जाती है, फिर वहां से पहुंच जाती है, लेकिन ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है कि हाँ ब्लड में चली गई, ब्लड फ्लो हो रहा है तो बहा के ले जाएगा अपने साथ। जैसे आप पानी वगैरह बहता रहता है नदी में ना, तो कोई चीज़ डालो तो नदी उसको बहा के ले जाती है। तो ऑक्सीजन एक गैस है, इस तरह से साथ में वो नहीं बहती, उसको ब्लड में किसी चीज़ के साथ जुड़ना पड़ेगा तब जाके उसके साथ वो फ्लो करेगी। तो हीमोग्लोबिन यही काम करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर है, आरबीसी में है, रेड ब्लड सेल में है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है कि भैया आ जाओ हमारे साथ, हम जा रहे हैं, हम फ्लो कर रहे हैं, तुमको जहां जाना होगा वहां हम छोड़ देंगे। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन चिपक नहीं पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा आरबीसी के साथ। तो ऑक्सीजन ब्लड के साथ थोड़ा बहुत कुछ फ्लो होके पहुंच तो जाएगा, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, धीरे धीरे चलेगा और जितनी सप्लाई ऑक्सीजन को जिस रेट से चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इसको एग्जाम्पल्स ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आप रोड के किनारे खड़े हो और आपको कहीं जाना है। अब एक बस आती है, आप उस बस पे चढ़ जाते हो, फिर वो बस आगे चली जाती है, जहां आपको जाना होता है वहां उतर जाते हो। तो इससे क्या होगा, आप आसानी से पहुंच गए कि नहीं। तो ऑक्सीजन भी ऐसे ही करता है, उधर से आरबीसी आ रहा है, उसके ऊपर हीमोग्लोबिन है, ये उससे चिपक गया, उसके साथ चला गया, आसानी से पहुंच गया। अगर मान लो बस ना आती तो रोड तो है भाई, पैदल भी तो जा सकते हो, लेकिन पैदल जाने में आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। अगर मान लो कोई चीज़ बहुत दूर है तो फिर आप कितना पैदल चलोगे, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी कि नहीं। पहुंच तो जाओगे मान लो किसी तरीके से, लेकिन मुश्किल होगा कि नहीं। इसी तरीके ऑक्सीजन किसी तरीके से ब्लड के साथ फ्लो होते हुए पहुंच तो जाएगी, लेकिन टाइम लगाएगी, बहुत थोड़ी ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, ठीक है। तो डिफिकल्ट हो जाएगा ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना। ऑक्सीजन की तो हर वक्त ज़रूरत है, तुरंत हर वक्त एनर्जी चाहिए होती है। तो हीमोग्लोबिन से ये फायदा हो जाता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेती है और जहां पहुंचाना होता है पहुंचा देती है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर्स रेड। तो खून का कलर जो लाल है वो किसकी वजह से होता है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एक दूसरे तरीके का सेल जो कि ब्लड के अंदर होता है वो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको शॉर्ट में WBC कहते हैं। इसका काम होता है जर्म्स यानी कीटाणुओं से लड़ना, जो कि आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं। बॉडी के अंदर कोई कीटाणु आया तो उससे मुकाबला कौन करेगा, यही WBC। अब बूझो खेलते हुए गिर गया और उसके जो नी थी, घुटना था, वहां पर इंजरी हो गई, चोट लग गई, वहां से खून बाहर निकलने लगा जहां कटा हुआ था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने नोटिस किया कि जो ब्लीडिंग थी, जो खून का बहना था, वो रुक गया और एक डार्क रेड कलर का क्लॉट यानी कुछ जमी हुई सी चीज प्लंज द कट, उस कट को भर गई। ये चीज आपने खुद ऑब्जर्व की होगी, मान लो कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो खून निकलने लगता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो खून क्या होता है, सूख जाता है और लाल कलर की एक पपड़ी जैसा जम जाता है। अब बूझो पजल्ड हो गया इसको सोच के, यार ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो वो जो चीज जमी थी ना, उसको हम क्लॉट कहते हैं। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो ये जो खून जम गया और क्लॉट बना लिया, यानी एक लेयर टाइप की बना लिया, ये कैसे बना है, क्योंकि ब्लड में एक और तरीके का सेल होता है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये देखो इस तरह से नी में चोट लगी और ये देखो ये पपड़ी जैसा लाल रंग का डार्क रेड कलर का ये जम गया है, इसकी वजह से खून का बहना रुक जाता है। तो ये भी तो जरूरी है, मान लो चोट लग गई, खून बहता ही चला गया, रुक ही नहीं रहा, सारा खून बॉडी से निकल जाएगा और खेल खत्म हो जाए कि नहीं। तो ब्लड के अंदर कुछ ऐसी चीज भी होनी चाहिए कि मान लो कट जाए तो उस ब्लड को जमा दे। तो ये काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। अब एक फिगर मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये देखो मैंने फिगर बनाई है, यहाँ पर जो है ब्लड वेसल है, उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड के अंदर हमने देखा था एक तो आपका प्लाज्मा होता है जो कि फ्लूइड वाला पार्ट होता है, दूसरे आपके आरबीसी होते हैं रेड कलर से जो मैंने बनाया है, इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। फिर WBC होता है यानी व्हाइट ब्लड सेल, इनका काम जर्म से लड़ाई करना है। एक और तरीके के सेल्स होते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है। ये क्या करते हैं, फॉर्म्स क्लॉट, ये जमा देते हैं खून को अगर कहीं पर चोट वगैरह लग जाए तो। अब देखो ये फिगर अगर आप अपने नोट्स में बना लोगे तो एक तो पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा, थ्योरी पढ़ने में लगता है यार कौन पढ़े, समझ में नहीं आ रहा। फिगर देखते ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, रिवीजन भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे नोट्स के अंदर आपको ऐसी ही फिगर्स बहुत सारी मिल जाएंगी, यानी हर टॉपिक में कोशिश करता हूँ कि फिगर वगैरह से चीज़ों को समझाऊँ। अब बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की, खून की नसों की। तो अलग अलग टाइप की आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आप जानते हो ड्यूरिंग इनहेलेशन यानी हम सांस लेते हैं, अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। तो फ्रेश एकदम ताज़ा ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स के अंदर भर जाती है। ये जो ऑक्सीजन है इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है बॉडी के बचे हुए हिस्से तक, यानी लंग्स में तो आ गई, अब इसके अलावा जो हिस्सा है बॉडी का वहाँ सब जगह पहुँचाना है। तो ये कौन पहुँचाएगा, सिंपल सी बात है, ब्लड ही पहुँचाएगा। तो एक ब्लड वो है जो लंग से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी तक पहुँचाएगा, ठीक है। एक दूसरे तरीके का ब्लड है, उसका काम क्या है, पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स।
दूसरे तरीके का ब्लड वो है जो कि वेस्ट मटेरियल को पिकअप करेगा और लेके चलेगा, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक तरह का वेस्ट है। अब हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन और फूड मिले तो एनर्जी बना, एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी। ये सारा हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चली जाएगी ब्लड में। अब हर जगह से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके इसको क्या करेगा, लंग्स तक पहुंचाएगा, क्योंकि लंग्स से फिर वो जब ब्रीद आउट करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो दो तरीके का ब्लड हुआ कि नहीं, एक वो जो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचा रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के हर हिस्से से लेके लंग्स तक पहुंचा रहा है। लेकिन देखो ब्लड अपने आप तो फ्लो करेगा नहीं, उसको पंप करना पड़ेगा कि नहीं। आपके घर में भी वाटर पंप लगा होगा, पंप ऑन करते हो पानी आने लगता है कि नहीं। बहुत सी जगह ऐसे नॉर्मल पानी नहीं आता, जब तक पंप नहीं ऑन करते पानी नहीं आता। या आपके ऊपर घर में टंकी लगी होगी, उसको भरने के लिए आप पंप चलाते हो ताकि प्रेशर से वो पानी आगे की तरफ बढ़ सके। तो भाई ब्लड को फ्लो कराना है तो हार्ट पंप करेगा तभी फ्लो होगा। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 6। तो ये जो ब्लड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है, इसको लंग्स तक जाना है, लेकिन भैया ऐसे तो जाएगा नहीं, पहले हार्ट के पास जाएगा, भैया पंप कर दो, कुछ हमको ताकत मिले ताकि हम लंग्स तक पहुंच सके। तो पहले हार्ट में जाएगा, तब वहां से जब हार्ट पंप करेगा तो प्रेशर के साथ निकल के लंग्स में पहुंचेगा और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके के ब्लड है। एक वो ब्लड है जो कि लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी तक पहुंचा रहा है, दूसरा पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स तक पहुंचा रहा है। तो दो तरीके के ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ेगी, एक आपका आर्टरीज होता है, दूसरा वेन्स होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आर्टरीज क्या करती है, ये कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है अच्छे खासे अमाउंट में, उसको पूरी बॉडी तक लंग्स से पहुंचाना है, लेकिन उसको पहले पंप करना पड़ेगा ना, तो पहले हार्ट में जाएगा। अब हार्ट से ये आर्टरीज के थ्रू निकलेगा। अब जरा सोचो, ब्लड हार्ट से निकल रहा है, हार्ट ने क्या किया, पंप किया, को प्रेशर से धक्का मारेगा ब्लड को ताकि ब्लड पूरा फ्लो हो सके। यानी जब हार्ट से ब्लड निकल रहा है तो बड़ी प्रेशर में होगा, ठीक है, सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड, बहुत तेज से ब्लड फ्लो होगा और हाई प्रेशर में होगा। इसीलिए जो आर्टरीज है उनकी वॉल थिक और इलास्टिक होती है। अब प्रेशर ज़्यादा है इसलिए वॉल थिक होती है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रेशर की वजह से वो फट जाए। और इनकी वॉल इलास्टिक होती है कि ज़्यादा प्रेशर पड़े थोड़ा सा फैल सके, क्योंकि अगर नहीं फैलेगी तो भी फटने का चांस रहता है। चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। किस तरह से आर्टरीज से ब्लड फ्लो होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। एक्टिविटी 7.1, प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। तो इस तरह से कुछ करना है। ये आपके लेफ्ट हैंड है, इसकी जो कलाई है यहाँ पर आपको राइट हैंड की जो मिडिल और इंडेक्स फिंगर है उसको इस तरह से रखना है। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स, थ्रॉबिंग यानी धड़कने वाला, कुछ धड़कने जैसा फील होगा। आप खुद अभी ट्राई करो, रख के देखो, कुछ धड़कता हुआ फील हुआ कि नहीं, फील होगा, बिल्कुल होगा। आपको क्या लगता है थ्रॉबिंग क्यों हो रही है, धड़क क्यों रहा है? तो ये जो थ्रॉबिंग है इसको हम पल्स कहते हैं और ये होता है इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। क्योंकि ब्लड आर्टरीज के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसी फ्लो होने की वजह से एक धड़कने जैसा फील होता है जब टच करोगे वहां पर। तो काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है वहां पर, इसको काउंट कर लो, कितना आप काउंट कर सके। तो जितना भी आपने काउंट किया है उसका बता दो। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। तो 1 मिनट में जितनी बार धड़केगा, जितनी बार वहां पर आपको पल्स फील होगी, उसी को हम पल्स रेट कहते हैं। एक बंदा जो रेस्ट कर रहा है एकदम आराम से है, उसका जो पल्स रेट है वो 72 से 80 बीट्स पर मिनट के बीच में होता है। अच्छा, पता लगाओ कि आपकी बॉडी में और कौन सी जगह है जहां पर पल्स फील होती है। भाई ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, लेकिन जो पल्स है वो कहीं कहीं जगह पर ही हम फील कर पाते हैं। तो वो कौन कौन सी जगह है, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ जगह बता देता हूँ। एक आपका टेम्पल हो गया। ये टेम्पल क्या होता है, आपके हेड के साइड में आंख के ऊपर, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये जो हिस्सा है इसको हम टेम्पल कहते हैं। यहाँ पर भी आप अपनी फिंगर रखोगे ना तो धड़कने जैसा आपको फील होगा। इसके अलावा नेक में आपको फील होगा, अपर आर्म में और नी के पीछे बिहाइंड नी आपको पल्स फील होगी। तो पर मिनट में कितनी पल्स बीट हो रही है अपना रिकॉर्ड कर लो, अपने क्लासमेट का रिकॉर्ड कर लो, जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करो टेबल 7.1 के अंदर और कंपेयर करो। तो ये टेबल 7.1 है पल्स रेट। ये मैंने कुछ वैल्यूज ऑलरेडी फिल कर दी है, आप खुद से ट्राई करना और अपने क्लासमेट वगैरह का नाम लिख देना और जो रिकॉर्ड किया है आपने वो लिख देना, और चाहो तो यही कॉपी कर लो। तो आर्टरीज की बात हो गई, अब हम वेन्स की बात कर लेते हैं। आर वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकले हैं वो जिस ब्लड के अंदर जाएंगे तो वो ब्लड कैसा कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। इस ब्लड को लेके जो ब्लड वेसल चलती है, यानी ये ब्लड जिस ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करते हैं उसको हम वेन्स कहते हैं।
अब जरा सोचो, हार्ट से ब्लड बड़ा प्रेशर के साथ निकला था, स्पीड के साथ निकला था, आर्टरीज के अंदर पूरी बॉडी तक पहुंचा, फिर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वो गई ब्लड के अंदर, तो इतने तक में प्रेशर कम हो गया होगा कि नहीं? बिल्कुल कम हो गया। तो अब प्रेशर कम हो गया है और ज़रूरत है कि फिर से हार्ट के पास पहुंचाओ ताकि वो पंप कर सके, ताकि घूमता रहे ब्लड, रुकना नहीं चाहिए। तो अब कम प्रेशर वाला जब ब्लड जाएगा तो इतना प्रेशर है नहीं, इसलिए अब जो ब्लड वेसल चाहिए हमको वो पतली भी होगी तो काम चल जाएगा, तो वेंस के अंदर जाता है। इसीलिए जो वेंस है उनकी वॉल थिन होती है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। ये तो ब्लड को लेके जा रही है हार्ट तक कि भैया पंप करा दो, प्रेशर कम है। इनफैक्ट देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेंस विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। इतना प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड का फ्लो होना इतना धीरे हो जाता है इन वेंस के अंदर कि वेंस के अंदर वॉल्स लगी होती हैं। वॉल्स क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी वेन है तो इनमें इस तरीके से कुछ वॉल्स होती हैं। अब ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है तो भाई क्या करेगा, इसको पुश करेगा और यहाँ से निकल जाएगा ब्लड आगे। अब प्रेशर कम होने की वजह से इनकी रफ्तार काफ़ी कम होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्लड है आगे ना बढ़ पाए बल्कि पीछे की तरफ चलने लगे, उल्टा चलने लगे। अब उल्टा चलने लगेगा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा भाई, इसको तो हार्ट तक जाना है ताकि पंप कर सके, उल्टा चलेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो अगर किसी वजह से ब्लड पीछे की तरफ आने लगता है तो ये जो वॉल्स हैं वो क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, यानी ये ऐसे कुछ हो जाती हैं। ठीक है, तो इन केस अगर ये वापस आने लगे ब्लड तो अब ये बंद हो गया रास्ता कि भैया इधर कहाँ, वापस कहाँ आ रहे हो, आगे की तरफ चलो, तो इतना प्रेशर कम होता है। आर्टरीज में वॉल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर है कि वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पीछे आने का डर है, इसीलिए वॉल्स होती हैं। अभी नीचे डायग्राम है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कैपिलरीज के बारे में जान लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। रिफर टू फिगर 7.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। क्या आप देख रहे हो जो आर्टरी है आगे चलकर ये कई हिस्सों में बढ़ जा रही है, छोटे छोटे वेसल्स के अंदर। तो इस तरह से होता है, जो आर्टरीज है वो कई हिस्सों में बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद ये जब टिश्यूज तक पहुंचती है तो फिर से ये फर्दर डिवाइड होती है इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो और भी ज़्यादा ये डिवाइड होती जाती है और एकदम लास्ट में जाके बहुत ही पतले ट्यूब्स में बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही पतले वाले जो ट्यूब होते हैं इनको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरीज समझ गए, एक तो नॉर्मल आपकी आर्टरी और वेन होती है, लेकिन जो बहुत ही पतली वाली आर्टरी या बहुत ही पतली वाली जो वेन्स है उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। जैसे मान लो किसी एरिया के अंदर क्या होता है, एक मेन रोड जाती है, फिर इस इलाके में पहुंच के कई और रोड निकल जाती है पतली पतली, फिर और अंदर जाना हो तो गली के अंदर घुसना पड़ता है, और अंदर जाना हो तो और पतली गली आपको मिलेगी ताकि हर घर तक पहुंच सके। भाई घर बना होता है तो सामने या तो रोड होगी या तो गली होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। अब हर आदमी का घर मेन रोड पे नहीं हो सकता। इसी तरह से ये भी होता है कि भाई ब्लड को हर जगह पहुंचना है, हर सेल तक पहुंचना है। तो आर्टरी से है कई हिस्सों में बढ़ गया, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर उधर पहुंच गए, फिर और बढ़ता चला गया इस तरह से कि सारे सेल तक कनेक्शन पहुंच सके, ब्लड पहुंच सके। फिर ब्लड सारे सेल तक पहुंच जाएगा। अब सेल से जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको फिर से ब्लड के अंदर जाना है, तो ब्लड के अंदर जब जाएगा तो सारी कैपिलरीज फिर से आगे ज्वाइन होके और फिर एक बन जाएंगी। तो यही लिखा है, द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म द वेन्स विच एम्प्टी इनटू हार्ट। तो आर्टरी डिवाइड होके कई सारी कैपिलरीज में के अंदर बढ़ जाता है, फिर ये कैपिलरीज सारी ज्वाइन होके वेन्स बना लेती हैं और ये वेन्स ब्लड को ले जाके हार्ट में खाली कर देती है कि भैया आप जाओ पंप कर दो। तो एक कैपिलरीज वाला मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ फिगर बना के कि हमारी इस तरीके से ये आर्टरी है, ये कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, चलो दो ही बनाते हैं, नहीं कॉम्प्लिकेटेड से फिगर बन जाएगी। ठीक है, मान लो दो हिस्से में बढ़ गया, फिर आगे जाके ये और डिवाइड हो जाएगा, जैसे ये डिवाइड हो गया, ये वाला भी इसी तरह से डिवाइड हो गया। तो बिल्कुल जो छोटी वाली है इसको हम कैपिलरीज कहेंगे, बहुत पतली होती है। तो ये कैपिलरीज डायरेक्ट सेल से कनेक्टेड रहती हैं, मतलब सेल्स तक ये पहुंचती हैं। अब ब्लड के अंदर जो भी मटेरियल था वो फ्लो करके सेल तक पहुंच गया। अब सेल जो वेस्ट मटेरियल निकालेगा उसको ब्लड के अंदर वापस जाना है, तो ये जो कैपिलरीज हैं वो फिर से आगे जाके ज्वाइन हो जाती हैं। जैसे ये आई और ये आई, ये दोनों ज्वाइन हो गई। यहाँ भी इसी तरह से होगा, ये आ गई और ये आ गई, ये ज्वाइन हो गई। फिर ये फर्दर एक बन जाएंगी, इसी तरह से ये एक बन जाएगी, दोनों आके एक जगह मिल जाएंगी और फिर ये एक होके इस तरह से आगे बढ़ने लगेंगी। तो ये जो है वो आर्टरी थी, ये आपकी कैपिलरीज है, नीचे वाली भी कैपिलरीज है, ये आपकी वेन है। तो पहले आर्टरी बढ़ती गई, कई ब्रांचेस के अंदर फैल गई इस तरह से कि हर जगह तक पहुंच सके, वो हर सेल तक पहुंच सके। फिर सेल से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो ब्लड के अंदर जाएगा, तो वापस से ये कैपिलरीज जुड़ेंगी और जुड़ के आगे एक बन जाएंगी। तो ये जो कैपिलरीज जोड़ के एक बनी वो वेन बन जाती है। अब ये जो आर्टरी थी वो ऑक्सीजन रिच थी, ऑक्सीजन लेकर आ रही थी, सेल तक पहुंचाई। अब सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो ये वेन्स कैसी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल रही होती हैं। अब हम इस फिगर को समझते हैं 7.3 स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। किस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है उसकी कहानी समझो।
अभी जो फिगर है इसको मैं साइड में बना के समझाता हूँ तो उससे अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम आर्टरीज और वेन्स को थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये है हमारा हार्ट। हार्ट जब पंप करता है तो वो ब्लड जो बाहर निकलता है वो आर्टरी के थ्रू निकलता है। आर्टरी की जो वॉल है वो कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है, मोटी सी होती है और थोड़ी सी फैल सकती है। इसी के अंदर आपका ये ब्लड फ्लो करता है, यानी हार्ट से बाहर निकलता है। आर्टरी किस तरीके का ब्लड लेके चलता है, ऑक्सीजन रिच, यानी यहाँ से ऑक्सीजन फ्लो करेगी साथ में। अब वेन्स की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि वेन्स का काम क्या है कि हार्ट तक ब्लड को पहुंचाना ताकि ब्लड पंप किया जा सके, तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है, तो इसकी वॉल थिन होती है। तो ये आपका वेन है, इसमें ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है। इनकी जो वॉल है वो थिन होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ फ्लो कराती है। तो ये इतनी बात हो गई वेन और आर्टरी की। तो इस डायग्राम में मोटा मोटा आपको बस ये याद रखना है कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है बाहर वो बड़ा प्रेशर में होता है, इसीलिए वो आर्टरी में फ्लो होता है, क्योंकि आर्टरी आपकी थिक और इलास्टिक होती है। वहीं वो ब्लड जो हार्ट के अंदर जा रहा होता है वो वेन के अंदर फ्लो होता है, क्योंकि उस समय पंप कराने ले जा रहा है, प्रेशर इतना है नहीं और वेन की वॉल थिन होती है, तो काम चल जाता है। हार्ट से बाहर निकल रहा है तो आर्टरी, हार्ट के अंदर जा रहा है तो वेन के थ्रू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो फिगर आपको दी है उसको हम समझते हैं। अब देखो ये हमारा लंग्स है। लंग्स से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में आ जाएगी, तो उस ब्लड को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ब्लड कहेगा देखो मेरे पास ऑक्सीजन है, किसको चाहिए, पूरी बॉडी कहेगी हमको चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कहेगा ठीक है सबको हम दे देंगे। लेकिन अब ये जो ब्लड है ये अपने से पूरी बॉडी में तो फ्लो कर नहीं सकता, इसको प्रेशर चाहिए होगा, कोई धक्का दे ताकि ये आगे की तरफ बढ़े। और ये प्रेशर देने का काम, धक्का देने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है। तो ब्लड पहले लंग्स से हार्ट में आएगा ताकि वो पंप किया जा सके। अब खुद सोचो कि ये ब्लड किस में फ्लो होगा, आर्टरी में फ्लो होगा या वेन्स में फ्लो होगा। भाई लंग्स से निकल के हार्ट में जा रहा है, अभी उसके बाद इतना प्रेशर नहीं है, पंप कराने जा रहा है, तो प्रेशर कम होगा तो वेन्स के अंदर फ्लो करेगा, क्योंकि उसकी वॉल थिन होती है। दूसरा, ये मैंने आपको दिखाई दिया था कि जो ब्लड को लेके हार्ट के अंदर आएगा वो वेन्स कहलाएगा। इसका मतलब लंग्स से जो ब्लड आएगा हार्ट में वो वेन्स के थ्रू आएगा। तो ये आपकी है वेन। अब एक पॉइंट और याद रखना कि जहां पर लंग्स की बात होती है तो वहां हम पल्मोनरी वर्ड का यूज करते हैं। अब क्योंकि ब्लड लंग्स से हार्ट में आ रहा है तो जिस वेन के थ्रू आएगा उसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। अब हार्ट के अंदर चला गया, हार्ट इसको पंप करेगा, धक्का देगा और फिर ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा। अब ये जो ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है काफ़ी प्रेशर में होगा, काफ़ी फोर्स के साथ निकलेगा। तो भैया वेन्स की तो वॉल पतली होती है, फट जाएगी वेन्स के अंदर जाएगा तो यहाँ से किस में निकलेगा, आर्टरी में निकलेगा। तो यहाँ से निकला ये आर्टरी से, फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ये पहुँच जाएगा यहाँ से। यानी क्या होता है, ये कई ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुँचा देगा। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन फूड के साथ मिलकर एनर्जी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में आएगी, क्योंकि इसको बॉडी से बाहर करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके अलग अलग जगह से एक जगह आके सब मिलेंगे। अब देखो इतनी दूर हार्ट से लेके बॉडी तक गया, पूरा चलने में प्रेशर कम हो गया होगा कि नहीं। जैसे कोई बॉल है उसको आप धक्का दो तो पहले तो बड़ा स्पीड में जाएगी, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगेगी, यहाँ तक एक टाइम आएगा आगे जाके रुक जाएगी। उसी तरह से ब्लड के साथ होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगी, प्रेशर कम होगा, तो अब ब्लड को चलते रहने के लिए फिर से पंप कराना पड़ेगा। अब क्योंकि प्रेशर कम है इसलिए आर्टरी की जरूरत नहीं है, वेन्स में ही फ्लो करेगा। तो यहाँ से ये वेन से फ्लो करेगा और पहले जाएगा हार्ट के पास। तो ये हमारी आर्टरी थी, ये वेन है। आर्टरी में ब्लड ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से पल्मोनरी वेन में लंग से हार्ट की तरफ आ रहा है, फिर वेन्स में यहाँ से ये ऐसे ऊपर बॉडी से हार्ट की तरफ आएगा। अब प्रेशर कम है इसीलिए हार्ट की तरफ जाएगा ताकि पंप करके इसको लंग्स तक पहुँचाया जा सके। तो फिर से जब हार्ट से ब्लड निकलेगा, अच्छा यहाँ पर क्या लेकर आ रहा है ये भी हम बता देते हैं। ये ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन रिच है, ठीक है, तो ऑक्सीजन रिच ही लिख देते हैं। हार्ट ने बस पंप किया है, ये भी ऑक्सीजन रिच है। फिर बॉडी यूज़ कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी, तो वेन्स में CO2 रिच होगा, यानी यहाँ पर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी अमाउंट में। हार्ट पे जाएगा, हार्ट पंप करेगा, तो हार्ट से जब बाहर निकलेगा तो हमको ऐसी ब्लड वेसल चाहिए जिसकी वॉल मोटी हो, इलास्टिक हो, प्रेशर की वजह से फट ना जाए। तो ऐसी ब्लड वेसल को क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। यानी हार्ट से फिर जब ये निकलेगा लंग्स की तरफ जाने के लिए तो ये आर्टरी के थ्रू जाएगा। अब ये कैसी आर्टरी है, ब्लड को ये हार्ट से लंग्स में पहुंचा रही है, और लंग्स का वर्ड आ गया मतलब पल्मोनरी वर्ड का यूज करेंगे। तो ये आर्टरी तो है लेकिन कैसी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड को हार्ट से लंग्स में पहुंचा रही है। ये भी आपकी
CO2 रिच है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही है, ताकि वो लंग्स में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दे और फिर जब हम ब्रीद आउट करें, सांस बाहर निकालें, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। ये पूरी सर्किल इस तरह से चलती रहती है। इसी को कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। घूम रहा है ना, इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं ब्लड डोनेशन की। सैकड़ों लोग मर जाते हैं ब्लड की कमी की वजह से। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन यानी अपनी इच्छा से ब्लड का डोनेशन करना। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के ले गए, उसका खून निकाल लिया, नहीं, अपनी मर्जी से खून का दान करना। ये हार्मलेस होता है, यानी इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, और पेनलेस है, दर्द भी नहीं होता। अरे मतलब चींटी काटने बराबर इतना होगा, वैसे कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन ये करना बहुत सी कीमती जानों को बचा सकता है, यानी ब्लड का डोनेशन करना। अब ब्लड का डोनेशन हॉस्पिटल में होता है या और भी जगह जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, यानी गवर्नमेंट की परमिशन से वहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम होता है, तो वहाँ जाके ब्लड डोनेट किया जा सकता है। जो ब्लड डोनेट किया जाता है वो स्टोर किया जाता है स्पेशल केयर के साथ ब्लड बैंक्स के अंदर। अब यहाँ बूझो कंफ्यूज है, वो ये कह रहा है कि मैंने तो ये सीखा था कि जो आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। हमने स्टार्टिंग में यही तो देखा था कि आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेके बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाना। अब पहली एक्सप्लेन करती है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, यहाँ साइड में फिगर में देखते रहो, ये पल्मोनरी आर्टरी है, कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से ब्लड लेके निकलती है। तो सिंपल सा आपको लॉजिक मैंने बताया था कि जो ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा वो आर्टरी में जाएगा, सिंपल सी बात। वैसे तो बॉडी में हर जगह जो ब्लड जाता है हार्ट से निकलने के बाद वो आर्टरी से जाता है, क्योंकि हार्ट से निकला आर्टरी के थ्रू होते वो बॉडी तक पहुंच गया। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि ब्लड लेकर लंग्स की तरफ जाता है, और ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। तो आपको ये नहीं देखना कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच है कि ऑक्सीजन रिच है, सिंपल से ये देखना है कि ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है कि हार्ट के अंदर जा रहा है। अगर ब्लड हार्ट से बाहर आ रहा है तो वो आर्टरी के थ्रू आएगा, अगर हार्ट के अंदर जा रहा है तो वेन से जाएगा। तो यही चीज़ पहेली ने बताई कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, वो ब्लड को कैरी करता है हार्ट से, यानी हार्ट से ब्लड निकल रहा है तो आर्टरी में जाएगा, सीधी सी बात है। इसीलिए इसको हम आर्टरी कहते हैं, ना कि वेन। हाँ, ये बात तो है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है, क्योंकि आमतौर पे जो आर्टरी है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके चलती है, इसीलिए हम उसी तरह से उसको डिफाइन कर देते हैं। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। जो पल्मोनरी वेन है, वह वेन का काम क्या है कि हार्ट के अंदर जाएगी वो, क्योंकि वो लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आ रही है, हार्ट के अंदर जा रही है, इसीलिए उसको हम वेन कहेंगे। तो ये डायग्राम में मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली आर्टरी करती क्या है। हार्ट से निकलती है, ठीक है, हार्ट से बाहर निकलती है ऑक्सीजन लेके, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके चलती है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से तो निकलती है, एक पॉइंट तो वही है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके चलती है। इसी में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही है तो ये तो वेन होनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे हार्ट से बाहर आ रही, हार्ट से बाहर आ रही तो वो आर्टरी होगी। इसी तरीके से वेंस की बात कर लें तो वैसे वेंस का काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है इसमें एक फंक्शन थोड़ा बदल जाता है, ये हार्ट की तरफ लेके तो आ रही है ब्लड को, लेकिन ये ब्लड ऑक्सीजन रिच है, क्योंकि अभी लंग से निकला है ना, लंग से इसको ऑक्सीजन मिल गया था, तो ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब क्योंकि हार्ट के अंदर आ रही है इसीलिए हम इसका नाम वेन लिखे हैं, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन बूझो को हुई थी, जिसको पहेली ने दूर कर दिया। क्लास 7 साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा फिगर्स का यूज किया गया है जो आपकी लर्निंग में हेल्प करेंगे। इन टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन जैसे कि पहली और बूझो वाले जो क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। फिर जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन, और अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, रीड मोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके अमेजन से परचेज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हार्ट की। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है, यानी दिल लगातार धड़कता रहता है, और ये एक पंप की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड ट्रांसपोर्ट होता रहे, ब्लड फ्लो होता रहे, उसके लिए जो पंप की जरूरत है वही पंप आपका हार्ट है। ब्लड अपने साथ और भी सब्सटेंसेस को कैरी करता है, जैसे कि हम देख ही चुके हैं, फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वेस्ट मटेरियल, ये ब्लड के साथ ही फ्लो होते हैं। अब जरा कल्पना करो, इमेजिन करो ऐसा पंप जो कि लगातार काम कर रहा है सालों से बिना स्टॉप किए। घर में भी हमारे पंप लगा होता है वाटर वाला, लेकिन उसको जब जरूरत होती है हम चलाते हैं, नहीं तो बंद कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं, लगातार वो चलता ही जा रहा है। तो हमारा हार्ट भी एक पंप की तरह है जो कि सालों से चलता चला आ रहा है, बिना रुके वो चल रहा है। तो ऐसा पंप अगर हम देखना चाहें तो लगभग नामुमकिन है। ऐसा कौन सा पंप होगा जो हमेशा चलता रहे बिना रुके? तो हमारा हार्ट वर्क करता है एक नॉन स्टॉप पंप की तरह। चलिए हार्ट के बारे में कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये हार्ट है कहाँ?
तो हार्ट लोकेटेड होता है चेस्ट कैविटी के अंदर। चेस्ट में जो खाली जगह है वहीं पर हमारा लंग्स होता है, वहीं पर हमारा हार्ट भी होता है। विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और उसके नीचे वाला जो कोना है, नीचे वाला जो किनारा है, वो लेफ्ट के साइड झुका होता है। फिगर 7.1 में देख सकते हो। अभी हम देखेंगे। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाम, अपनी उंगलियों को इस तरह से बंद करो तो क्या बना, आपकी मुट्ठी बन गई। हार्ट का जो साइज है वो लगभग इतना ही होता है, यानी मुट्ठी के बराबर। अब हमने देखा था कि दो तरीके के ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं। एक वो जो कि ऑक्सीजन रिच होता है, जो हार्ट से निकल के पूरी बॉडी के अंदर फैलता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, जो पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को अपने साथ लेके हार्ट तक पहुंचाता है। तो अब देखो, दोनों अलग तरीके के ब्लड है, दोनों का काम अपना अलग है। एक को हार्ट से बॉडी तक पहुंचाना, दूसरे को बॉडी के हार्ट तक पहुंचाना है। क्या हो अगर ये जो ब्लड रिच इनको ऑक्सीजन है और वो ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच है वो मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ, तो भाई खिचड़ी बन जाएगी। ऐसी कंडीशन में कौन कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी बॉडी के अंदर की नहीं। दो अलग अलग तरीके के ब्लड है, दोनों का काम अलग है, दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं। एक हार्ट से बॉडी की तरफ, दूसरा बॉडी से हार्ट की तरफ। तो इससे बचाने के लिए कैसा ना हो, यानी दोनों तरीके के ब्लड मिक्स ना हो, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी 4 पार्ट्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। ऐसे समझ सकते हो 4 कमरे होते हैं। ऊपर के 2 जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रिया कहते हैं। इसका सिंगुलर है एट्रियम, यानी एक चैम्बर को हम एट्रियम कहेंगे ऊपर वाले, और 2 चैम्बर ऊपर की तरफ होते हैं, तो दोनों की बात करेंगे तो हम एट्रिया वर्ड का यूज करेंगे, यानी एट्रिया प्लूरल है, एट्रियम सिंगुलर है। इसी तरीके से 2 लोअर चैम्बर्स भी होते हैं। नीचे वाले जो चैम्बर है उनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो वेंट्रिकल्स ये प्लूरल है, यानी दोनों की बात कर रहा है। एक की बात करेंगे तो सिंपल एस हटा दो, वेंट्रिकल कहेंगे, ठीक है। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब लेफ्ट और राइट जो चैम्बर्स हैं उनके बीच में एक पार्टीशन होता है, जिससे राइट साइड वाले राइट ही साइड रहे, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड रहे, दोनों का मिक्सिंग ना हो सके। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको समझनी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। देखो, जब हार्ट की हम स्टडी करते हैं ना, तो सामने वाले के हार्ट के हिसाब से बात करते हैं। यानी ये जो फिगर बनी है, ये हम मान के चलेंगे कि सामने जो मेरे कोई बंदा है उसका हार्ट है, मैं उसका हार्ट देख रहा हूँ, तो अपना राइट और लेफ्ट नहीं देखेंगे, बल्कि सामने वाले का राइट और लेफ्ट क्या है उसकी बात करेंगे हम। यानी हार्ट का राइट साइड कौन सा होगा, जो सामने वाले बंदे का राइट होगा, और उसका लेफ्ट जो सामने वाले बंदे का लेफ्ट साइड होगा। क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो भाई राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, लेकिन सामने वाले बंदे के अगर हम हिसाब से बात करें तो ये चीज़ उलट जाती है, राइट इधर हो जाता है, लेफ्ट इधर हो जाता है। इसको आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हो। कोई बंदा अगर आपके आसपास हो, घर के अंदर हो तो भाई बहन में से कोई हो, या स्कूल में हो तो कोई क्लासमेट, उससे क्या तो बिल्कुल सामने खड़े हो जाओ। अब आपको क्या करना है, यानी वो आपकी तरफ चेहरा करके खड़ा हो जाए। यहाँ इस इमेज से फील कर सकते हो। अब मेरा राइट क्या है, ये राइट है मेरा, और ये लेफ्ट है, लेकिन उसका राइट ये होगा। कैसे? आप अपना राइट हैंड आगे करो या राइट हैंड ऊपर की तरफ उठाओ, और सामने वाले से भी कहो तुम अपना राइट उठाओ, तो देखना वो ये वाला हाथ उठाएगा, उसका राइट ये है। तो इसके हार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके हार्ट का राइट कौन सा होगा, ये राइट है और ये लेफ्ट होगा, क्योंकि उसका राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है, ठीक है। तो ऊपर के चैम्बर को हम एट्रियम कहते हैं। तो ये जो राइट साइड वाला ऊपर का चैम्बर है, इसको हम क्या कहेंगे, राइट एट्रियम। इसी तरह से लेफ्ट साइड जो ऊपर वाला चैम्बर है, ऊपर के चैम्बर को एट्रियम कहते हैं, लेकिन ये लेफ्ट साइड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। अब नीचे के चैम्बर की बात कर ले। नीचे के जो चैम्बर होते हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। जो राइट साइड है उसको राइट वेंट्रिकल कहेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे, ठीक है। ये 4 चीज़ हो गई। ये देखो आपका ये पल्मोनरी वेन है, देख सकते हो ये छोटी सी है, पतली सी है कि नहीं। और आर्टरी क्या होती है, मोटी सी होती है, उसकी वॉल मोटी होती है। तो ये देखो ऊपर आपकी आर्टरी बनी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। फिर बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाफ्स। तो राइट और लेफ्ट को सेपरेट करने वाली जो वॉल है वो ये है बीच वाली, ताकि दोनों ब्लड मिक्स ना हो। और ऊपर ये आपका एओर्टा है और ये वाला आपका वेना कावा है। इसके बारे में आपको डिटेल दी नहीं तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से आपका हार्ट होता है। और यहाँ देख सकते हो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है, इधर साइड झुका हुआ है, जिसकी बात हमने ऊपर की थी। अब पहली ये जानना चाहती है कि हार्ट के किस साइड ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा और किस साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। अब यहाँ इस डायग्राम में देखो, लेफ्ट साइड आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा और राइट साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि लंग्स से जब ब्लड निकल कर आता है हार्ट की तरफ, तो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। लंग्स से ऐसे ऊपर आया ऑक्सीजन वाला लेके, और ये हमारी पल्मोनरी वेन है, इसके थ्रू होते हुए हार्ट के अंदर पहुंच गया। तो ये लेफ्ट साइड एंटर किया कि नहीं।
तो पहली के आंसर में आप लिख सकते हो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो किधर होता है, लेफ्ट साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट साइड। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 7.3 एंड फॉलो द एरोज। तो ऊपर जो हमारा 7.3 वाली फिगर थी ये तो पूरा मैंने आपको समझा ही दिया। तो यहाँ भी आप देख सकते हो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो किधर आ रहा है, हार्ट के लेफ्ट साइड आ रहा है कि नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो है, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, ये इधर जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हार्ट बीट की, यानी दिल के धड़कने की। हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो मसल्स की बनी होती है, और मसल्स के अंदर खासियत क्या होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, यानी सिकुड़ते और अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जाते हैं, यानी सिकुड़ना और फैलना, ये इनका काम होता है। तो ये मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं रिदमिकली, यानी एक रिदम के हिसाब से, सिकुड़ेगी फिर नॉर्मल हो जाएगी, सिकुड़ेगी फिर नॉर्मल हो जाएगी। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है और उसके बाद फिर रिलैक्सेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। यानी एक बार हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनकी मसल्स का सिकुड़ना, जब सिकुड़ेगी तो वो चैम्बर छोटा हो जाएगा, दब जाएगा, फिर से जब नॉर्मल होंगी तो वो चैम्बर बड़ा हो जाएगा। तो चैम्बर छोटा बड़ा हो रहा है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना फिर रिलैक्स करना, ये एक हार्ट बीट होती है। यानी एक बार जो दिल धड़कता है उसमें यही होता है, हार्ट के चैम्बर्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। अब ये बात तो आप जानते हो कि जो हार्ट बीट्स हैं वो हर वक्त हो रही होती है, हमारी पूरी ज़िंदगी दिल की धड़कन चलती रहती है। अगर दिल की धड़कन रुक जाए तो फिर आदमी का काम ही खत्म हो जाए। सांस तो आदमी फिर भी रोक लेता है 1 मिनट 2 मिनट, जिसकी जितनी प्रैक्टिस होती है, लेकिन हार्ट बीट को आप रोक नहीं सकते। अगर आप अपने हाथ को चेस्ट के लेफ्ट साइड प्लेस करोगे, रखोगे, तो आपको अपनी हार्ट बीट फील होगी, दिल की धड़कन फील होगी। जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी हार्ट बीट को फील करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्टीथोस्कोप कहते हैं, उसकी मदद से वो आपकी हार्ट बीट को सुनते हैं। आला जिसको कहते हैं ना, डॉक्टर का आला, ये देखो फिगर बनी है, इसको आपने देखा होगा रियल लाइफ में। तो डॉक्टर जो स्टीथोस्कोप यूज़ करते हैं, तो ये जो डिवाइस है वो क्या करती है, एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। वैसे दिल की धड़कन की आवाज़ आपको नॉर्मल नहीं सुनाई पड़ती, वैसे सुनाई पड़ी क्या, दिल की धड़कन नहीं सुनाई पड़ी ना, बहुत धीरे आवाज़ होती है। हाँ, कोई एकदम कान लगा के सुने तो उसको सुनाई पड़ेगी, लेकिन अब डॉक्टर बिल्कुल सीने पे कान लगा के सुनेगा तो बड़ा ख़राब सा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया ताकि इसकी मदद से दूर से ही उसको आवाज़ सुनाई पड़ जाए। अब इस स्टीथोस्कोप के अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक चेस्ट पीस होता है जिसको चेस्ट पे लगाते हैं डॉक्टर। इस चेस्ट पीस के अंदर होता है दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायाफ्राम। एक डायाफ्राम होता है, यानी एक लेयर टाइप की होती है जो साउंड की वजह से कांपने लगती है, वाइब्रेशन होने लगता है, हिलने लगती है, तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है और फिर वो साउंड कान तक जाता है। 2 ईयर पीसेस होती हैं, ये देखो कान में लगाने वाला, और एक ट्यूब जो कि ज्वाइन करता है पार्ट्स को, यानी चेस्ट पीस और ईयर पीस को जो ज्वाइन करता है वो आपका ये ट्यूब है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू आर स्टीथोस्कोप। तो इसी की मदद से आपके हार्ट बीट की आवाज़ सुन के कंडीशन लगा लेते हैं कि हार्ट में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। चलिए हम एक मॉडल बनाते हैं स्टीथोस्कोप का, जो कि मटीरियल हमारे आसपास अवेलेबल होता है उससे। तो एक्टिविटी करना पड़ेगा, एक्टिविटी 7.2। एक छोटा सा फनल ले लो 6 to 7 सेंटीमीटर डायमीटर में जो हो, ठीक है, मार्केट में प्लास्टिक वगैरह का मिल जाता है। एक रबर ट्यूब फिक्स कर लो जो कि लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा हो, यानी रबर का पाइप। तो फनल आपका इस तरह से कुछ होता है, ये मैंने उल्टा बनाया है। तो पीछे साइड आप इस तरह से रबर ट्यूब लगा देना, यानी पाइप लगा देना रबर का, टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, यानी जो उसका ट्यूब वाला हिस्सा है ये, इसमें लगा देना है। स्ट्रेच द रबर शीट, एक रबर शीट ले सकते हो या बलून को काट के उसका यूज़ कर सकते हो, उसकी माउथ पे लगा देना, फनल के माउथ पे। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हो, जो चौड़ा वाला हिस्सा है वहाँ पर इस तरह से रबर को लगा देना है और टाइटली उसको फिक्स कर देना रबर बैंड की मदद से। बस आपका स्टीथोस्कोप बन के तैयार हो गया। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर्स। तो इस तरह से करना है, जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो सीने पे लगाना है और जो पाइप जो हमारा निकल कर आ रहा है यहाँ से जुड़ा हुआ है वो कान तक ले जाना है। तो फनल का जो माउथ है वो चेस्ट पे लगाना है अपने हार्ट के पास। अब आवाज़ को सुनने की कोशिश करो ध्यान से। क्या कोई आपको रेगुलर थंपिंग साउंड सुनाई पड़ रही है? तेज़ जो धड़कने की आवाज़ होती है उसको हम थंपिंग कहते हैं। एक तो पल्स वाली होती है, वो धीरे धीरे धड़कती है, लेकिन हार्ट वहीं तो पंप हो रहा है, वहाँ ज़्यादा तेज़ आवाज़ होगी, धड़कन वहाँ ज़्यादा आपको फील होगी। तो क्या आपको लगातार आने वाली कोई थंपिंग साउंड सुनाई पड़ रही है, धड़कने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है? तो ये जो साउंड है ये हार्ट बीट की साउंड है, दिल के धड़कने की आवाज़ है। 1 मिनट में कितनी बार आपने हार्ट बीट को सुना, तो इसे आप काउंट कर सकते हो। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग 4 to 5 मिनट। 4-5 मिनट दौड़ने के बाद फिर काउंट करो कि 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट हो रहा है, दिल धड़क रहा है, और जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप कंपेयर करो। अपना पल्स रेट और हार्ट बीट रिकॉर्ड करना है और अपने फ्रेंड का भी करना है, रेस्टिंग कंडीशन में भी, यानी आराम कर रहे हो, और दौड़ने के बाद टेबल 7.2 के अंदर। तो ये टेबल 7.2 है, हार्ट बीट एंड पल्स रेट। तो आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हो, मैंने एक वैल्यू लिख दी है, इसको भी आप लिख सकते हो।
तो पहले कॉलम में आपको स्टूडेंट का नाम लिख देना है। दूसरे कॉलम में रेस्ट करते टाइम हार्ट बीट कितनी है, यानी दिल कितनी बार धड़क रहा है 1 मिनट में, और पल्स रेट भी क्या होती है 1 मिनट में कितनी बार आपकी पल्स फील हो रही है। कलाई के पास आप हाथ रख के फील कर सकते हो, तो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से 4-5 मिनट दौड़ने के बाद फिर हार्ट बीट और पल्स रेट को काउंट करो। तो ये कुछ वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हर कंडीशन में जो हार्ट बीट और पल्स रेट है वो सेम है। यानी ये जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो हार्ट बीट भी देखो, ये सुमित की 72 है, पल्स रेट भी 72 है, अंजलि की हार्ट बीट 77 है, पल्स रेट भी 77 है, सारी वैल्यूज सेम है। इस तरह दौड़ने के बाद हार्ट बीट और पल्स रेट ये दोनों सेम है। तो ये क्या कहानी, इसको अब जानते हैं। तो क्या आपको कोई रिलेशनशिप मिला बिटवीन द हार्ट बीट एंड पल्स रेट? हाँ, रिलेशनशिप मिल गया कि ये दोनों सेम है, यानी इसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो आनी भी चाहिए। ऐसा क्यों? ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ द हार्ट बीट। जब एक बार हार्ट बीट करता है, दिल धड़कता है, तो एक पल्स जनरेट होती है। तो इसका मतलब जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी पल्स जनरेट होगी। और हार्ट बीट क्या है? जो पल्स रेट होता है पर मिनट, यानी कितनी बार पल्स आ रही है 1 मिनट में, ये इंडिकेट करता है हार्ट बीट के रेट को। देखो, है दोनों अलग चीज़। हार्ट बीट क्या है? दिल का धड़कना। और पल्स क्या है? दिल की धड़कने की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है, तो आर्टरी के अंदर जब फ्लो होता है तो वहाँ एक धड़कने से फील होती है, एक धक्का सा लगता है। लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि जब एक बार हार्ट बीट करेगा तो एक पल्स बनेगी। तो ये एक रिदम के हिसाब से एक सिस्टमैटिक वे में बीटिंग होती है, यानी धड़कना होता है। हार्ट के जो अलग अलग चैम्बर हैं यही मेंटेन करते हैं ब्लड के सर्कुलेशन को, यानी इन्हीं की वजह से ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है, और साथ ही साथ जो सब्सटेंसेज है उसको अलग पार्ट तक बॉडी के पहुंचाता रहता है। अब बूझो ये जानना चाहता है कि क्या जो स्पॉन्जेस हैं और हाइड्रा हैं इनके पास ही ब्लड होता है? तो आंसर है नो, इनके पास ब्लड नहीं होता। तो जो एनिमल जैसा कि आपका स्पॉन्जेस हो गया, हाइड्रा हो गया, इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। भाई ब्लड ही नहीं तो सर्कुलेट क्या करेगा? तो सवाल ये कि इनकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो इनको जिन मटेरियल की ज़रूरत होती है और जो वेस्ट है वो बॉडी में किसी एक जगह से नहीं घुसता, हर जगह से चला आता है। तो जो वाटर होता है जिसके अंदर ये रहते हैं, भाई स्पंजेस और हाइड्रा पानी के अंदर रहते हैं, तो वही पानी इनको फूड ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। तो जिस सेल को ज़रूरत होती है वो डायरेक्ट ले लेते हैं। जैसे बाहर के हिस्से में जो सेल होता है वहाँ चला गया, अब वो सेल दूसरे को ट्रांसफ़र कर देंगे, इस तरह से सबको मिल जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो क्लासरूम में और उसमें टॉफ़ी बांटनी है। एक तरीका तो ये है कि सब लोग अपनी जगह बैठे रहें, एक बंदा जाए घूम घूम के सबको बांट दे, यानी वो सर्कुलेट करे, नाचे इधर से उधर। दूसरा तरीका ये है कि एक बंदे को पकड़ा दिया कुछ टॉफ़ी और कहा पास करते रहो पीछे, तो एक टॉफ़ी लेके बाकी पीछे दे दिया, फिर उसने एक ठो उठाया पीछे दे दिया। इस तरह से सब लोग अपनी जगह बैठे हैं, किसी को नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। तो यही कुछ इनके अंदर भी होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिनका नाम विलियम हार्वे था, उन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को। यानी पहले ये लोग नहीं जानते थे कि ब्लड सर्कुलेट करता है, बॉडी में पूरा घूमता रहता है, इन्होंने ये पता लगाया था। उस टाइम जो ओपिनियन था, लोग का जो मानना था, वो ये था कि ब्लड ऑसिलेट करता है वेसल्स ऑफ द बॉडी के अंदर। इसको मैं ये वाली फिगर से थोड़ा समझाता हूँ। पहले लोग ये मानते थे ना कि जैसे हार्ट से ब्लड गया बॉडी के अंदर और फिर बॉडी से ये वापस आ गया, ऑसिलेट करता, इधर उधर नाचता रहता था। ऑक्सीजन लेके ब्लड हार्ट से बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचा, फिर उसके बाद ये वापस आ गया। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर हार्ट तक गया, फिर वापस आ गया। लेकिन हकीकत में इस तरह से रिटर्न वाला सिस्टम नहीं होता। ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता जाता है, पूरा चक्कर काटता रहता है। ऐसा नहीं कि इधर गया फिर वापस आया, फिर आगे गया पीछे आया। पहले लोग यही मानते थे, किस तरह से जाता है फिर वापस आता है। तो ये जो विलियम हार्वे थे, इन्होंने कहा नहीं, इस तरह से आगे पीछे नहीं करता, बल्कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, सर्कुलेट करता है, पूरा नाचता रहता है। अब उस टाइम जो चीज़ आदमी मान रहा होगा, कोई अलग से कोई चीज़ बताएगा तो कहेगा अरे बेवकूफ़ हो गया, सारी दुनिया बेवकूफ़ है, तुम ही अकलमंद हो। तो इस व्यू की वजह से इनका मजाक उड़ाया जाने लगा और इनका नाम रख दिया गया था सर्कुलेटर, चिढ़ाने के लिए नाम रख दिया गया था। उन्होंने बहुत से पेशेंट को अपने खो दिया, क्योंकि डॉक्टर थे, ये लोगों का इलाज करते थे। अब कोई अलग सी चीज़ आप बताने लगो, कोई नई चीज़ आप बताने लगो और लोग उसको मानने को तैयार ना हो, तो कहेंगे अरे भैया ये तो पागल डॉक्टर है, पता नहीं क्या बता रहा है ये। तो पेशेंट इनके पास आना छोड़ दिए, लेकिन फिर भी अपनी बात पे डटे रहे, क्योंकि उन्होंने बड़ा रिसर्च करके ये चीज़ पता लगाई थी। लेकिन मरने से पहले हार्वे का जो आइडिया था सर्कुलेशन का, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया एक बायोलॉजिकल फैक्ट की तरह। यानी ये सच्चाई है भाई कि ब्लड सर्कुलेट करता है। चलो, मरने से पहले उनको खुशी तो नसीब हुई। तो हाँ, हम हाइड्रा और स्पंजेस की बात कर रहे थे। तो जिस पानी के अंदर वो रहते हैं वहीं से उनको फूड और ऑक्सीजन मिल जाता है और वो उनकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, और यही जो वाटर है वो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसलिए ये जो एनिमल्स हैं इनको सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे कि ब्लड हो गया उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया।
लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे बॉडी से रिमूव होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। 7.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन यानी बॉडी से वेस्ट का निकलना। तो एनिमल्स के अंदर बॉडी से वेस्ट किस तरह से निकलता है वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। अब याद करो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है एक वेस्ट की तरह बॉडी से थ्रू लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो पिछले चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ाई है इसको कि जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो लंग्स से हमारे जो एयर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। यानी हमारी पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट की तरह, उसका कोई काम नहीं है बॉडी को, तो वो बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो एक वेस्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो कि लंग से बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है वो हम देख चुके हैं। और ये भी याद करो किस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव होता है इजेशन के टाइम। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर के अंदर आपने ये भी देखा है कि जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो उस फूड के अंदर जो काम की चीज़ है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है, और जो काम की नहीं होती, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती यानी अनडाइजेस्टेड होती है, वो बॉडी से रिमूव हो जाती है इजेशन के प्रोसेस से। यानी वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद बॉडी से निकल जाती। तो एक और तरीके का वेस्ट जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस तरह से बॉडी से निकल जाता है। अब चलिए पता लगाते हैं किस तरीके से और भी जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होते हैं बॉडी से। अब आप सोच रहे होंगे ये अनवांटेड मटेरियल आते कहाँ से हैं, यानी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये कहाँ से आता है। इसको अनवांटेड मटेरियल्स कहा गया, यानी हमको चाहिए नहीं भाई वेस्ट मटेरियल। वेस्ट का मतलब ही क्या है? वेस्ट यानी कचरा। कचरा ऐसा चीज होता है जिसका कोई काम नहीं होता, उसको हम घर से बाहर कर देते हैं कि नहीं, तो वो हमारे लिए अनवांटेड मटेरियल होता है, नहीं भाई हमको नहीं चाहिए। उसी तरीके से बॉडी में जो वेस्ट बनता है वो भी अनवांटेड मटेरियल होता है, हमको नहीं चाहिए, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो जिस वेस्ट के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से आता है थोड़ा उसको समझते हैं। जब हमारा सेल कोई फंक्शन परफॉर्म करता है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। ये टॉक्सिक होते हैं यानी जहरीले होते हैं, इसीलिए इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वो प्रोसेस जिसमें हम सेल के अंदर बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी सेल के अंदर वेस्ट बना, इसको बॉडी से निकाला, इसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। वो पार्ट जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में वो बनाते हैं आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी ये जो सेल के अंदर वेस्ट बनता है, कौन सा क्या बनता है अभी आगे हम देखेंगे। इस वेस्ट को निकालने के लिए जो बॉडी के पार्ट लगेंगे, जिनका जरूरत पड़ेगी, जो काम में आएंगे, उन सब को मिला लें तो आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ये सिस्टम कैसे होता है, क्या वर्क करता है वो जानते हैं। अब सेल के अंदर वेस्ट बना, वो वेस्ट कहाँ जाता है? पहले ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करेगा। अब वो वेस्ट जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है इसको रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से। भाई सेल से तो ब्लड में तो चला गया, लेकिन अब ब्लड से बॉडी से बाहर निकालना है, कैसे निकलेगा? हाउ कैन दिस बी डन? तो एक मैकेनिज्म चाहिए होगा, एक सिस्टम चाहिए होगा जो ब्लड को फिल्टर करे, यानी ब्लड को छाने और ब्लड के अंदर जो गंदगी है, वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकल जाए। तो यही किया जाता है। ये कौन करता है? दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। कैपिलरीज के बारे में आप पढ़ ही चुके हो कि बहुत पतली ब्लड की वेसल्स होती हैं। तो किडनी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ये काम करती हैं, वो ये छानती हैं इनको। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय पत्ती डालते हो कि नहीं, फिर जब चाय बन जाती है तो उसको छन्नी से छानते हो। उस छन्नी में क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे चाय पार हो जाती है और चाय पत्ती रह जाती है। तो यही पतली पतली ब्लड कैपिलरीज से जब ब्लड पास होता है तो वहां जाकर ये फिल्टर होता है, छन जाता है। तो जब ब्लड दोनों किडनीज तक पहुंचता है, अब हमारे पास 2 किडनी होती है ना, तो दोनों किडनी तक पहुंचेगा ब्लड। तो वो ब्लड जो किडनी तक पहुंच रहा है उसके अंदर दोनों चीजें होंगी, यूजफुल चीज भी होगी और हार्मफुल सब्सटेंस भी होंगे। तो पहले किडनी क्या करती है? सबको छान देती है, एकदम सब निकाल देती है। फिर बाद में जो यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। यानी पहले ब्लड ने सबको निकाल दिया, सब लोग निकलो, पहले बाहर निकलो। जैसे मान लो क्लास के अंदर टीचर आया और कहा कि पहले सब लोग क्लास से बाहर चले जाओ, सब लोग चले गए, क्लास बिल्कुल खाली हो गई। फिर कहा अब जिन्होंने होमवर्क किया है वही क्लास के अंदर आएंगे, बाकी सब बाहर खड़े रहेंगे। तो किडनी भी यही काम करती है। पहले ब्लड आया, यूजफुल चीज भी थी, हार्मफुल चीज भी थी, कहा पहले सब लोग निकलो बाहर। उसके बाद जो काम की चीज थी उसको वापस ले लेगा कि आ जाओ, वो ब्लड के अंदर वापस आ जाएगी। अब जो वेस्ट बाहर रह गया वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। द वेस्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। तो ये वेस्ट और वाटर मिलाकर आपका यूरिन बनता है, पेशाब बनता है। अब ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो होता ये है ना कि जो ब्लड है वो ऐसे आता है, इस रेड वाले ब्लड वेसल के अंदर जाता है, इसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं। तो यहाँ इसके अंदर एंटर किया, फिर इधर से लेफ्ट साइड चला जाता है। यहाँ भी वही केस है, ये आपकी लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, जैसे हार्ट में होता है। तो कुछ ब्लड आपका लेफ्ट साइड चला गया और कुछ इधर से राइट साइड चला जाएगा। फिर इस किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होगा, छनेगा। ब्लड छनने के बाद इस ब्लू वाले के अंदर एंटर करेगा, इसी तरह से यहाँ भी छनने के बाद ये ब्लू वाले के अंदर एंटर करेगा और ये ऊपर अपना निकल जाएगा फिर से सर्कुलेट करने के लिए। तो छनने के बाद जो वेस्ट यहाँ बना था वो वाटर के साथ मिक्स करके
नीचे की तरफ आएगा। ये जो पतला सा आप पाइप टाइप का, ट्यूब टाइप का देख रहे हो, इसको हम यूरेटर कहते हैं। ये राइट साइड भी होता है और लेफ्ट साइड भी होता है। तो पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, क्योंकि पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं। तो इधर से भी आपका वेस्ट वाटर के साथ मिलके, और ये वेस्ट और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं, पेशाब बनाते हैं। तो ये दोनों आकर ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इस जगह पर आ जाएंगे। अब ये जो पूरा आप देख रहे हो पाउच टाइप का होता है, और इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिन आकर इसी में कलेक्ट होता है। भाई ब्लड तो हर वक्त फिल्टर हो रहा है, अगर जो यूरिन बन रहा है वो लगातार बाहर निकलता रहेगा तो हर वक्त आपको टॉयलेट में ही बैठे रहना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, एक पाउच टाइप का होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो सारा यूरिन आके यही कलेक्ट होता है। तो धीरे धीरे कलेक्ट होते होते जब ये एक अमाउंट तक भर जाता है, फिर आपको फील होता है कि हाँ मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। तो फिर आपका ये यूरिन है वो नीचे की तरफ आएगा, और ये जो हिस्सा है पतला सा, इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। इसका बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं। यानी यहाँ से जो यूरिन है वो आपका बाहर निकलेगा। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमको यूरिन करना होता है तब ये ओपन होता है और यहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सारे पार्ट आप समझ गए, सारा सिस्टम समझ गए। अब जो लिखा हो उसको थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। तो फिल्टर होने के बाद जो काम की चीज़ थी वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये ब्लड अपना काम की चीज़ लेके निकल जाएगा। जो वेस्ट है वाटर के साथ मिल जाएगा और ये यूरिन बनाएगा। किडनी से यूरिन जाएगा नीचे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। तो पाइप टाइप के होते हैं यूरेटर, उन्हीं के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा, उस पाउच के अंदर जाएगा। ये स्टोर रहता है ब्लैडर के अंदर और पास होता है थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये जो आपका यूरेथ्रा है ये मस्कुलर ट्यूब है, यानी ये बंद खुल हो सकता है। तो जो आपकी किडनीज हो गई, यूरेटर्स हो गए और ब्लैडर हो गया, यानी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चार चीज मिलाकर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। यानी इन्हीं का तो इस्तेमाल हुआ सेल के अंदर बनने वाले वेस्ट को बाहर निकालने में। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग आमतौर से पास करता है अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। अब इस यूरिन के अंदर होता क्या है? यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। 95% तो आपको वाटर होता है, 2.5% आपका यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। हम सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमें पसीना आता है गर्मियों के दिन के अंदर। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। तो ये जो पसीना है इसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट होती है और वाटर होता है। अब बूझों ने ये देखा है कि कभी कभी गर्मियों के दिन के अंदर सफेद धब्बे बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं कपड़ों पे, खासतौर से वो एरिया जैसे कि अंडर आर्म्स हो गया, यहाँ पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। तो ये सफेद धब्बे आते कहाँ से हैं? भाई होता ये ना कि पसीना निकलता है और पसीने से हमारे कपड़े भीग जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब पसीना सूखता है तो वाटर तो इवेपरेट होकर उड़ जाता है, सॉल्ट रह जाती है। वही सॉल्ट जो चिपकी रहती है उसी के ही निशान होते हैं। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट बननी है वो स्वेट के जरिए निकल जाती है। पसीने से एक काम ये हो गया। क्या कोई और फंक्शन भी है स्वेट का? पसीने का क्या और भी कोई काम है? हम जानते हैं कि जो वाटर अर्दन पॉट यानी घड़े के अंदर, जिसको मटका भी कहते हैं, तो मटके के अंदर जो पानी होता है वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे ही हमारा घड़ा है उसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। अब होता ही है ना कि इस घड़े के अंदर बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, पोर्स होते हैं। ये तो मैं दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े बना रहा हूँ, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा। पानी निकलता है इन छेद से, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ से जो वाटर निकलेगा बाहर, बहुत थोड़ा सा पानी निकलेगा और वो इवेपरेट होगा, भाप बन के निकल जाएगा। इसीलिए आपको गीला नहीं फील होगा, क्योंकि ये भाप बन के गैस बन के उड़ गए। अच्छा, इवेपरेट हुए कैसे? भाई कोई गर्म तो हम उसको कर नहीं रहे हैं, ये भाप बने कैसे? तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर एकदम कॉर्नर पे जो पानी होंगे, इवेपरेट करने के लिए अंदर जो भरा हुआ पानी है उससे हीट लेंगे कि भैया हमको गर्मी दो ताकि हम गर्म हो जाएं और भाप बन के उड़ जाएं। इसी तरह हर जगह से यही होगा कि जो एकदम किनारे घड़े के बिल्कुल जो पोर से बाहर निकलने वाले पानी है वो इससे हीट लेंगे। अंदर जो पानी है कि भैया अपनी हीट दो ताकि हम यहाँ से आज़ाद हो सकें। तो अंदर वाले पानी की हीट लेगा, गर्मी लेगा, तो ये वाटर इवेपरेट होके बाहर निकल जाएंगे। अब चूंकि अंदर वाले पानी की गर्मी लेके ये बाहर निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे अंदर का जो पानी है वो ठंडा होने लगेगा, क्योंकि अपनी हीट तो दे दिया पानी को जो किनारे थे और वो लेके उड़ गए। तो अब ये पानी ठंडा होने लगेगा। ठीक यही काम आपका स्वेटिंग में होता है, पसीने में होता है। जैसे मान लो आपकी ये स्किन है, ठीक है, हाथ पैर कहीं की भी स्किन समझ सकते हो। अब यहाँ से पसीना निकला, तो पसीने की ये बूंद है, थोड़ा जूम करके हम काफ़ी बना रहे हैं। तो ये पसीने की बूंद क्या करेगी? आपकी बॉडी की जो हीट है वो अपने अंदर ले लेगी कि भैया अपनी हीट हमको दो। जब इसको हीट मिल जाएगी तो ये इवेपरेट हो जाएगी, यानी पसीना सूख जाएगा। ऐसे ये भाप बन के हवा में उड़ जाएगा। तो बॉडी की हीट लेके ये पानी उड़ गया। जो पसीना निकला था उसने बॉडी की हीट को ले लिया और बाहर निकल गया। तो बॉडी की हीट अगर ले ली जाएगी तो बॉडी आपकी ठंडी होने लगेगी।
तो पसीना भी यही काम करता है, हमारी बॉडी को कूल रखने में, ठंडा रखने में मदद करता है। इसीलिए कभी आप ऑब्जर्व करना कि आपको पसीना निकले और कूलर या पंखे के नीचे बैठो और हवा लगती है तो बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि वो पसीना सूखता है, अपने साथ हीट लेके भाग जाता है। तो स्वेट का, पसीने का एक काम ये होता है कि वो बॉडी को कूल करते हैं। इसको लिख सकते हैं हेल्प्स इन कूलिंग द बॉडी। अब पहेली ये जानना चाहती है कि क्या और भी एनिमल्स जो है वो यूरिनेट करते हैं, वो भी क्या पेशाब करते हैं? तो हाँ भाई, और भी एनिमल्स है जो ये करते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और भी एनिमल वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, लेकिन किस तरह से निकालेंगे ये डिपेंड करेगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर पानी की कमी होगी उनके आसपास तो उनकी बॉडी इस हिसाब से बन जाएगी कि वो कम से कम पानी बॉडी से बाहर निकालें। अब जैसा कि आपके एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, फिशेस हो गई, ये एक्सक्रीट करती हैं अपने जो सेल के वेस्ट को एज अमोनिया, जो कि डायरेक्टली डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, क्योंकि भाई पानी के अंदर यानी पानी कोई कमी नहीं है, तो जो भी वेस्ट निकला सीधे पानी के अंदर चला गया, टेंशन ही नहीं है कोई। कुछ जो लैंड में रहने वाले एनिमल हैं, जैसे कि आपका बर्ड्स हो गया, लिजार्ड्स हो गई, स्नेक हो गई, ये एक्सक्रीट करते निकालते हैं अ सेमी सॉलिड व्हाइट कलर कंपाउंड कॉल्ड यूरिक एसिड। अब ये जो आपकी बर्ड्स हो गई, लिजार्ड्स हो गई, स्नेक हो गई, ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? सेमी सॉलिड वेस्ट। सेमी सॉलिड क्या होता है भाई? एक तो लिक्विड होता है, जैसे वाटर हो गया, एक सॉलिड होता है जैसा आपका रॉक हो गया, ब्रिक हो गया। सेमी सॉलिड इसके बीच की चीज होती है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे टूथपेस्ट हो गया, क्रीम हो गई, ये सेमी सॉलिड होती है। तो ये जो वेस्ट निकालते हैं वो सेमी सॉलिड होता है और व्हाइट कलर का होता है, और जो चीजें अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। यानी ये जो बर्ड्स, लेजर्ड, स्नेक हो गया, इनका जो यूरिन होता है वो लिक्विड नहीं होता जैसा हमारा होता है पानी की तरह ना, उनका इस तरह से नहीं होता, उनका पेस्ट टाइप का होता है और व्हाइट कलर का होता है। और वो चीज़ क्या होती है? यूरिक एसिड होती है। कभी आपने बर्ड को यूरिन करते हुए देखा? लिजर्ड को यूरिन करते हुए देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो इस तरह से यूरिन नहीं करते। अब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये बर्ड की ड्रॉपिंग है, जो कहते हैं ना कि बर्ड ने पॉटी कर दी, तो उसमें ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है, बेसिकली ब्लैक नहीं होता, डार्क ग्रीन या ब्राउन कलर का होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये बर्ड की पॉटी है, और जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है ये उसका यूरिन है। तो पेस्ट टाइप का होता है कि नहीं? ये तो आपने देखा ही होगा। इसी तरह इस इमेज को देखो, ये लिजार्ड की ड्रॉपिंग है, ये ब्लैक कलर वाली लिजार्ड की पॉटी है, और ये व्हाइट कलर से ये इसका यूरिन है। इमेज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से आप समझ सको, वरना पॉटी और यूरिन दिखाना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन समझाने के लिए दिखाना पड़ता है, ताकि कभी रियल लाइफ में आप देखो तो समझ सको कि है क्या चीज़। ये व्हाइट कलर वाला जो आप देखोगे वो यूरिन होता है, और ये पानी जैसा नहीं होता, लिक्विड की तरह नहीं होता जैसा कि हम लोग का होता है, पेस्ट टाइप का होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमंस इज यूरिया। तो ये जो बर्ड, लिजार्ड, स्नेक की बात की, ये लोग यूरिक एसिड अपनी बॉडी से निकालते हैं वेस्ट की तरह। हमारे बॉडी के अंदर यानी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, जो हमारे यूरिन में निकलता है, वो यूरिया होता है। यानी यूरिन के अंदर जो वेस्ट वाली चीज़ सबसे ज़्यादा होती है वो यूरिया होता है। वैसे तो यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, लेकिन वो वाटर वेस्ट नहीं होता, सिर्फ गंदगी को बाहर निकालने के लिए होता है। जैसे हमारे घर में कुछ गंदगी होती है ना, तो पानी से धुलाई करते हैं, तो वो वाटर वेस्ट नहीं होता, बल्कि वाटर से तो हम वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, धुलने के काम आ रहा है। तो जो वाटर यूरिन के अंदर होता है वो यूरिया और उसके अलावा जो वेस्ट है उसको निकालने के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है, पर्सन की जो किडनी है वो काम करना बंद हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई इंजरी, चोट लग गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। डॉक्टर कहता है भैया किडनी फेल हो गई। अब किडनी का काम तो ब्लड को फिल्टर करना था, अब फिल्टर कौन करेगा? खून को कौन छानेगा? सफाई कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा ब्लड के अंदर, खून के अंदर इकट्ठा होने लगेगा। तो ऐसा बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता। भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड से बाहर नहीं निकल रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, और वो वेस्ट कैसा होता है, टॉक्सिक होता है, हम देख चुके हैं। तो जिंदा रहना नामुमकिन है, अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। हाँ, एक रास्ता है कि उनके ब्लड को फिल्टर किया जा सके। एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई गई, एक मशीन टाइप की होती है, उसमें से ब्लड पास होकर फिल्टर किया जाता है। तो उस तरह से अगर किया जाए टाइम टू टाइम, तो ब्लड की सफाई होती रहेगी, तो आदमी जिंदा रह सकता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम डायलिसिस कहते हैं। आपने सुना होगा डायलिसिस हो रहा है इनका, तो उसमें क्या होता है, यही जो किडनी है वो कभी कभी पूरा फेल हो जाती है या बहुत थोड़ा सा काम कर पा रही है, तो कहते हैं भैया डायलिसिस करना पड़ेगा, मशीन से इनकी ब्लड की सफाई करनी पड़ेगी, तभी ये जिंदा रह पाएंगे। तो हाँ, कूलिंग वाली बात कर रहे थे, तो सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। तो जैसे हमारा घड़े के अंदर कूलिंग होती है ना, उसी तरीके से जब हम पसीना निकलता है उसकी वजह से हमारी बॉडी कूल हो जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया। 7.3 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने सीखा है कि जो प्लांट है वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं थ्रू रूट्स, यानी सॉइल से वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट की रूट में चला जाता है और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये लीव्स तक। लीव्स क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट के लिए यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
और आप ये भी सीख चुके हो चैप्टर 6 के अंदर कि फूड क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी फूड से ही हमको एनर्जी मिलती है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो हर एक सेल हैं उनको एनर्जी कैसे मिलती है, बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी जो फूड है या जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ये सेल के अंदर जाता है, उधर से लंग से ऑक्सीजन आती है, ये दोनों मिलती है और एनर्जी बनती है। तो इस तरीके से हर एक सेल को एनर्जी मिलती है। अब सेल इस एनर्जी का क्या करते हैं, यूजेज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जिंदगी की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज हैं, जो काम है, जो जिंदा रखने के लिए जरूरी है, उन काम को करने के लिए सेल एनर्जी का यूज करता है। जैसे ग्रो करने के लिए, वहीं प्लांट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो प्लांट छोटे से बड़ा होता है कि नहीं, तो वो कैसे ग्रो होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसके अलावा प्लांट में अगर कोई डैमेज हो गया तो रिपेयर होना, देखते हो प्लांट से पत्तियां गिरती रहती हैं, नई पत्तियां आती रहती हैं, तो ये कैसे हो पाता है, वही जो सेल्स के पास एनर्जी थी उसी से ये काम हो पाया है। इसी तरह और भी एक्टिविटीज सेल परफॉर्म करता है एनर्जी का यूज करके। इसीलिए जो फूड है वो अवेलेबल होना चाहिए हर एक सेल को, ऑर्गेनिज्म के। क्या कभी आपने सोचा कि जो वाटर है या न्यूट्रिएंट है जिसको रूट एब्जॉर्ब करती है, कैसे लीफ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं? भाई सॉइल से रूट में चला गया, अब ये रूट से लीफ तक पहुंचते कैसे हैं, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इसी तरीके से कैसे जो फूड लीफ प्रिपेयर करता है उसको कैरी आउट किया जाता है टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड्स। अब लीफ में फूड बना तो प्लांट के वो हिस्से जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, जैसे रूट है, रूट अपना खाना नहीं बना सकती, तो वो जो लीफ में फूड बना होगा उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा रूट तक। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी वाटर और मिनरल रूट से लीफ तक कैसे जाते हैं, फिर लीफ से प्लांट के दूसरे पार्ट तक फूड कैसे जाता है। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर इस टॉपिक में देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को बाय रूट्स, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। अब इन रूट्स के अंदर क्या होता है, रूट हेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे बाल टाइप के होते हैं, उनको रूट हेयर कहते हैं। ये जो रूट हेयर है ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया रूट का फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर। इन रूट हेयर की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ कि जैसे मान लो ये हमारी रूट है और इसके बाहर यहाँ सब सॉइल है, मिट्टी है। अब सॉइल से वाटर और मिनरल यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो रूट का वो हिस्सा जो सॉइल के कांटेक्ट में होगा उसी के थ्रू ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अगर इसमें रूट हेयर होगा तो क्या फ़ायदा होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। अब मैं एक रूट हेयर बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे छोटा सा हेयर निकला है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पहले सिर्फ इतने हिस्से पे ट्रांसफ़र हो पा रहा था, यानी इतने हिस्से की हम बात करें तो यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा था, अब वो यहाँ से भी इस हेयर वाले हिस्से से भी जो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट है इंटर कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला हिस्सा, यहीं से हमारा एक हेयर निकल गया तो इतना एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन और हो जाएगा क्योंकि ये एरिया बढ़ गया ना, जगह और मिल गई उसको। अब हेयर से भी जो है वाटर और मिनरल रूट के अंदर इंटर कर जा रहे हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ये जो रूट हेयर है ये वाटर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और वाटर कहाँ रहता है, जो सॉइल पार्टिकल है, मिट्टी के जो छोटे छोटे दाने हैं उनके बीच में पानी होता है। पिछले वाले चैप्टर आपने देखा था, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला डायग्राम आपने देखा था, रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल। तो ये देखो रूट हेयर है और ये जो आप इतने बड़े बड़े देख रहे हो हकीकत में बहुत छोटे होते हैं, ये मिट्टी के दाने हैं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। इसी गैप के अंदर एयर भी होती है, वाटर भी होता है। जो पानी हम डालते हैं मिट्टी में वो इसी गैप के अंदर फिल हो जाता है। तो जो वाटर दिया जाता है ना वो एक खास अमाउंट में दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने दे दिया तो एयर की जगह ना बचेगी। एयर भी ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है। तो कुछ जगह आपकी वाटर ले लेता है, कुछ जगह एयर ले लेती है। तो इस तरीके से जो वाटर है वो रूट के अंदर इंटर कर जाता है। फिगर 7.7a में आप देख सकते हो। अभी हम इसको देखेंगे, समझेंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं। क्या आप गेस कर सकते हो किस तरीके से वाटर मूव करता है रूट से लीव तक? किस तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर? ह्यूमन बॉडी का तो हमने देख लिया कि भाई ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उसी के थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। प्लांट में क्या कहानी है वो थोड़ा समझते हैं। अब मुझे ये सोच रहा ना कि प्लांट के अंदर कुछ पाइप जैसा होगा वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कि वहीं से पूरे प्लांट तक वाटर पहुंच जाता है। जैसे कि हमारे घरों के अंदर होता है ना, सप्लाई से जो वाटर आता है वो कैसे आता है, पाइप से आता है। फिर हमारे घरों के अंदर पाइप का पूरा कनेक्शन होता है, किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में, तो उस पाइप के थ्रू हर जगह वाटर पहुंच जाता है। तो इसी तरह से प्लांट में भी होता होगा। तो ये बी वाली फिगर थोड़ा सा देख लो, ए वाली भी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आप देख सकते हो कि सॉइल से वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स रूट के अंदर इंटर करते हैं, फिर ऐसे ये ऊपर की तरफ चढ़ते हुए लीफ तक पहुंच जाते हैं। फिर लीफ जो फूड बनाती है वो बॉडी के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। ऐसे करते करते रूट तक भी पहुंच आता है। तो वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है और जो फूड है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यानी रूट में फूड चाहिए होगा तो लीफ से जो कि ऊपर है वो नीचे आएगा।
तो बूझो जो कह रहा था कि पाइप जैसा कुछ होगा प्लांट के अंदर, तो हाँ बूझो सही कह रहा है। प्लांट्स के अंदर पाइप जैसा वेसल्स होते हैं, यानी ट्यूब होता है, पाइप होता है वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सॉइल से। ये जो वेसल्स हैं, ये जो ट्यूब है, ये जो पाइप है, ये खास तरीके के सेल से बने होते हैं, फॉर्मिंग अ वस्कुलर टिश्यू। अब देखो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। कई सारे सेल्स का एक ग्रुप मिलके एक खास तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उस पूरे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। तो ये जो आपका वस्कुलर टिश्यू है, इसके अंदर भी बहुत सारे सेल होंगे क्योंकि एक टिश्यू है। तो वस्कुलर टिश्यू क्या करता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसा कि हम स्टार्टिंग में देख चुके थे कि प्लांट में क्या चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, दो तरीके की चीज़ें। एक तो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट जो कि सॉइल से रूट के अंदर आते हैं और फिर प्लांट के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। दूसरा फूड का ट्रांसपोर्ट जो कि लीफ से या और भी जो पार्ट, जो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं वहाँ से, आमतौर से लीफ हो गया, वहाँ से प्लांट के दूसरे हिस्से तक पहुँचते हैं जो हिस्से अपने से फूड नहीं बना सकते। तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट और दूसरा फूड का ट्रांसपोर्ट। तो इस ट्रांसपोर्ट को कराने के लिए जो टिश्यू इन्वॉल्व होता है, जिस टिश्यू के थ्रू होता है, उसको हम वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यूज खास तरीके के सेल से बने होते हैं। अब वो वास्कुलर टिश्यू जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, उसको हम जाइलम कहते हैं। तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाइलम का काम क्या है, क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर और न्यूट्रिएंट, या आपसे कह दिया जाए वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट, या सिर्फ मिनरल लिखा जा सकता है, बात वही है। तो इसका ट्रांसपोर्ट जो करते हैं वो जाइलम कहलाते हैं। और जाइलम क्या है, एक वास्कुलर टिश्यू है। तो ये जो 7.7 की ए वाली फिगर है, ये क्या है, अ सेक्शन ऑफ रूट, यानी रूट को काट के उसी का हिस्सा दिखाया गया है। ये जो आपका ऊपर बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपकी ये रूट है और इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे कट कर दिया जाता है, तो ये ऊपर से इस तरह से आपको दिखेगा। यही जो पूरा हिस्सा है, यही आपको ये ड्रॉ करके दिखाया गया है। इसको मैं जूम करके अच्छे से ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये सेल दिख रहे होंगे, ये वाले जो बने हैं, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरह चलता जाएगा। अब मैं ये बीच वाला पार्ट बनाता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये पूरा ऐसे गोलाई में रहता है। ये आपको आधी फिगर दिखाई गई क्योंकि बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाया गया है। इस तरह से बीच में गोलाई में सेल्स होते हैं और ये इस तरह से कुछ सेल आप देख सकते हो। इसके अलावा और छोटे छोटे भी सेल हैं। मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो लाइट ब्लू कलर से आप देख रहे हो, यही आपके जाइलम वेसल्स हैं, जो कि ऊपर आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये आपके क्या है, जाइलम वेसल्स हैं। इन्हीं के थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे आपकी मान लो कोई रूट है यहाँ पर, अब ये सेल नीचे भी होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाया गया, ऐसे यहाँ पर भी होते हैं, हर जगह सेल होते हैं। और ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो सेल, ये पाइप टाइप का पूरा होता है, इस तरह से पूरा होता है। तो जो वाटर और मिनरल है इस रूट के थ्रू होते हुए यहाँ के जो सेल्स हैं उससे पास होते हुए इसके अंदर इंटर कर जाता है। तो ये पूरा पाइप वाला सिस्टम है और ऐसे ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा इस पाइप के थ्रू। और फिर ये पूरा कनेक्शन जाके पूरे प्लांट तक रहता है, स्पेशली लीफ तक रहता है। तो ये यहीं से पाइप के थ्रू जो वाटर है लीफ तक पहुंच जाता है। तो यहाँ देखो इस तरह से बहुत सारे सेल्स होते हैं। फिर और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे गोलाई में सेल होते हैं। ये पूरा कंप्लीट फिगर नहीं बनाई गई है क्योंकि बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाना था। तो ये पूरा ऐसे गोलाई में रहता है, ऐसे सर्किल में रहता है। यहाँ इस तरह से गोल गोल आप देख सकते हो, ये आपके जाइलम वेसल्स हैं। इन्हीं के थ्रू वाटर आपका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली ये पाइप टाइप के होते हैं। अब ऐसे समझ लो कि जैसे ये पाइप है, मैं इसको अगर ऐसे सीधा खड़ा कर दूं तो आपको देखो ये ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा, आपको ये ऐसे गोल गोल दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में ये इतना बड़ा नहीं है, बल्कि ये गहराई में है, देख सकते हो ये। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ इस तरह गोल गोल दिख रहा है, ये ऐसे गहराई में है, पाइप है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जैसे रूट हेयर से वाटर ऐसे अंदर गया, फिर ये इसके अंदर ये एंटर करेगा इस ट्यूब के अंदर, जाइलम वेसल के अंदर, और इस तरह से करते हुए ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। और फिर जहाँ भी इस वाटर को जाना होगा, जैसे लीफ तक जाना है, तो वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। अब ये जो जाइलम है ये फॉर्म करता है एक कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट्स रूट टू लीफ थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द एंटायर प्लांट। ये कॉन्टिन्यूअस लगातार चलने वाला एक नेटवर्क ऑफ चैनल होता है, यानी ऐसे ऐसे जो सेल्स होते हैं ये एक के ऊपर एक लगे होते हैं। तो ये पाइप जैसा आपको लगता है। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है ये। तो वाटर इसी चैनल के थ्रू, इसी रास्ते के थ्रू ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो उसकी वजह से एक कनेक्शन से डेवलप हो जाता है रूट्स और जो लीफ है उनके बीच में। अब रूट से चलेगा तो पहले स्टेम के पास पहुंचेगा, स्टेम के थ्रू फिर ब्रांचेस के थ्रू होते हुए लीफ तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से जो वाटर है वो सारे प्लांट तक जहां भी ज़रूरत है पहुंच जाता है। अब पहेली कह रही है कि उसकी जो माँ है ना, वो लेडीज फिंगर को, भिंडी को, और इसके अलावा दूसरी जो सब्जियां हैं उसको वाटर के अंदर डाल देती हैं अगर वो थोड़ी सी सूखी लगती हैं। तो
अगर सब्जी सूखी लगी तो उसको पानी के अंदर डाल देती हैं। तो जब उसके अंदर डाल देती है ना, थोड़ी देर के बाद वो जो सब्जी है वो थोड़ी सी ताज़ी हो जाती है, उसका सूखापन खत्म हो जाता है। तो पहली यही जानना चाहती है किस तरीके से जो वाटर है वो उनके अंदर इंटर करता है। भाई पहले सूखी थी, पानी के अंदर डालने में वो गीली हो गई, थोड़ी सी फूल जाएगी। तो कैसे फूली? क्योंकि पानी उसके अंदर गया। तो ये पानी कैसे जाता है? तो एक प्रोसेस होता है, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, उसके थ्रू जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में ऑस्मोसिस के मैं आपको बताऊं तो देखो, जो सब्जी थी वो सूखी थी, पानी के अंदर डाला गया तो सब्जी के बाहर पानी ज़्यादा है और सब्जी के अंदर पानी थोड़ा है। तो ज़्यादा पानी यहाँ पर है, वहाँ से वाटर कम पानी वाली जगह पर मूव कर जाएगा। बेसिकली सारा कंसंट्रेशन का खेल होता है, लेकिन अगर उस तरह से मैं आपको समझाने लगूंगा तो हो सकता है आप ना समझ पाओ। तो सिंपल लैंग्वेज यही समझना कि सब्जी के बाहर पानी ज़्यादा है, सब्जी के अंदर पानी थोड़ा, इसीलिए वो सूखी सूखी लग रही है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो सब्जी के अंदर इंटर कर जाएगा। आप जानते हो जो लीव्स हैं वो सिंथेसाइज करती हैं फूड, खाना बनाती हैं। इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है प्लांट के सारे पार्ट्स तक। ये फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। तो यहाँ पर जो वास्कुलर टिश्यू का इस्तेमाल होता है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको हम फ्लोएम कहते हैं। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस प्लांट्स के अंदर। तो थोड़ा सा मैं आपको लिख के अगर समझाऊं, वास्कुलर टिश्यू मेनली आपके दो होते हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। अब इसी में अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। तो मैंने अपने टाइम एक ट्रिक से इसको याद किया था, जालिम पानी ला फोकट का खाना ला। यानी सोचो अगर कोई पानी भी आपको ना दे तो वो कितना बड़ा जालिम होगा। आपने किसी से पानी मांगा, तो पानी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, मिल ही जानी चाहिए। तो अगर पानी भी ना दे तो वो जालिम होगा। तो जालिम से जाइलम, इस तरह से मैंने याद किया था कि जालिम पानी ला, भाई पानी तो पिला दो कम से कम। और आदमी कहता है ना कि फोकट का खाना नहीं छोड़ना चाहिए, फोकट का मिले तो बस लूट लो। तो फोकट का खाना ला, तो फ्लोएम फोकट का, इसी तरह से आप याद कर सकते हो, जालिम पानी ला फोकट का खाना ला। अब एक्टिविटी 7.3 कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक ग्लास टम्बलर चाहिए होगा, कांच का गिलास चाहिए होगा, वाटर, रेड इंक और एक टेंडर हर्ब यानी एक नाजुक सी जड़ी बूटी चाहिए होगी। कोई सी भी ले सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ दिया जैसे बालसाम, हिंदी में इसको गुल मेहंदी कहते हैं। तो इसका आपको प्लांट ले लेना है। और ब्लेड चाहिए होगा इस एक्टिविटी के लिए। अब आपको क्या करना है? पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। गिलास के अंदर आपको पानी डालना है 1/3। कुछ बूंद रेड इंक की डाल दो इस वाटर के अंदर। फिर क्या करना है? कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर। ये आपको दिया है फिगर, यानी स्टेम को कट कर देना ताकि ये जो रूट वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, वो निकल जाए। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे। अगले दिन ऑब्जर्व करो। तो ये ए वाली फिगर के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक प्लांट लिया है, उसका स्टेम वाला भी थोड़ा सा हिस्सा है, कलर्ड वाटर के अंदर हमने डाल दिया। कलर वाटर का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको पता चल सके कि वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि वाटर तो कलरलेस होता है। अब वैसे देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, कलर होगा तो कलर से आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको पानी के अंदर डाल दोगे, फिर अगले दिन देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर्स रेड? क्या हर्ब का कोई पार्ट आपको रेड दिख रहा है? तो हाँ, बिल्कुल आपको रेड दिखेगा। इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? तो होगा क्या, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये आपका ग्लास टम्बलर था, इसके अंदर आपने 1/3 पानी लिया था। क्योंकि रेड इंक आपने थोड़ी सी डाल दी थी, किसी भी कलर की इंक यूज़ कर सकते हो, रेड थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है, अच्छे से दिखता है। इस तरह से आपने कलर वाटर ले लिया और ये स्टेम है। मैं एक लीफ बनाता हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको। इस तरह से आपकी लीफ होगी। तो इसको आपने एक दिन के लिए कलर्ड वाटर के अंदर डाल दिया। अगले दिन आप देखोगे तो लीफ का ये वाला हिस्सा ऐसे आपको लाल लाल दिखेगा। पहले जो ग्रीन था वो ऐसे लाल लाल दिखेगा। अब ये लाल हुआ कैसे? हुआ इस तरीके से, क्योंकि ये जो कलर्ड वाटर था रेड कलर का, ये इस स्टेम के अंदर एंटर किया जो जाइलम टिश्यू था उसके थ्रू, और ये इस तरह से ऊपर की तरफ चलते हुए यहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि हमारा कलर्ड वाटर था, रेड कलर का था, इसीलिए हमको रेड कलर लीफ के अंदर देखने को मिलेगा। तो इससे पता चल गया वाटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया है। तो ये जो बी वाली फिगर है, वाटर मूव्स अप इन द स्टेम। सी वाला एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। तो स्टेम को जो कट किया था आपने, नीचे आप देखोगे, ठीक है, आपकी ये स्टेम थी, इस तरह से आपने ऐसे कट कर दिया था। तो नीचे वाला ऐसे गोलाई वाला जो हिस्सा है, इसको आप जब देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। इसको भी मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरह से मान लो ये है, तो ऐसे रेड कलर के कुछ डॉट टाइप के आपको दिखेंगे। यही जो रेड कलर वाले हैं, ये आपका जाइलम वेसल है। यही वो पाइप है जिसके थ्रू जो वाटर है वो जाता है। क्योंकि वाटर हमारा रेड कलर का था, इसलिए जब लाल पानी इसके अंदर गया तो ये लाल लाल हमको दिख रहा है।
इसीलिए हमने देखो कलर का यूज़ किया था। अगर कलर यूज़ ना किया होता तो ये रेड ना दिखता, कलरलेस होता, कुछ समझ में नहीं आता कि आप वाटर है कि नहीं है। ठीक है, तो स्टेम को इस तरह से कट करके नीचे आप देखोगे, बहुत छोटा सा होगा, आपको हो सकता है जूम करके देखना पड़े, मतलब लेंस वगैरह लगा के, तो इस तरह से आपको साफ साफ दिखेगा। तो यही बात लिखी, यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। तो स्टेम के अंदर आपको रेड कलर देखने को मिलेगा इस तरह से, जैसे मैंने ड्रॉ किया है। तो इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि जो वाटर है वो स्टेम में ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि लीफ तो वाटर के कॉन्टैक्ट में थी नहीं, हमने स्टेम वाला हिस्सा पानी के अंदर डाला था, लीफ तक पहुंच गया, लीफ में हमको रेड कलर देखने को मिला, इसका मतलब नीचे से ऊपर गया है वाटर। दूसरे वर्ड में हम कहें जो स्टेम है वो कंडक्ट करता है वाटर को, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब जैसा कि रेड इंक क्या हुई थी, वाटर के अंदर डिजॉल्व हुई थी, भाई हमने पानी लिया था, पानी तो कलरलेस होता है, उसके अंदर हमने रेड इंक डाल दी, तो वो रेड इंक वाटर के साथ मिक्स हो गई। तो जब वाटर गया प्लांट में ऊपर की तरफ तो उसके साथ रेड इंक भी चली गई। ठीक इसी तरीके से जो मिनरल्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर और स्टेम में ऊपर की तरफ चले जाते हैं वाटर के साथ साथ, क्योंकि जो मिनरल थे वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गए थे। अब जब वाटर जाएगा प्लांट के अंदर और ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो उसके साथ साथ मिनरल भी चले जाएंगे। तो वाटर और जो मिनरल है वो लीफ तक जाते हैं, इसके अलावा प्लांट के दूसरे पार्ट तक भी जाते हैं थ्रू नैरो ट्यूब्स, जिसको हम जाइलम कहते हैं, इनसाइड द स्टेम। तो इस स्टेम के अंदर होते हैं ये पतले से ट्यूब होते हैं, इनको हम जाइलम कहते हैं। अब बूझो ही जानना चाहता है कि प्लांट इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्यों एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, फिर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। भाई ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है कि नहीं, लीफ से जो पानी है स्टोमेटा पोर से बाहर निकलता है। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, भूल तो नहीं गए। तो बूझो का सिंपल ये कहना है कि भाई जितनी ज़रूरत है उतना पानी लो, एक तरफ से नीचे से पानी खींच रहे हो, ऊपर से लीफ से पानी बाहर निकाल रहे हो, ये क्या कहानी है। तो इसके सवाल का जवाब हम देखते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपिरेशन वाला। क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि जो प्लांट है वो रिलीज करते हैं अच्छा खासा अमाउंट वाटर का बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये आपकी लीफ है इस तरह से, तो यहाँ से जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब देखो जो प्लांट्स है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से, ठीक है, ये तो जानते ही हो। अब सारा जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है वो प्लांट इस्तेमाल नहीं करता, यानी जितना ज़रूरत होती है इतना एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये आपने बता दिया। अब ये जो इवेपोरेशन है वाटर का लीव से, ये जनरेट करता है सक्शन पुल। तो ये रीज़न आपको मिला कि इस इवेपोरेशन की वजह से ये जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, लीफ से बाहर निकलता है, उसकी वजह से एक सक्शन पुल जनरेट होता है, यानी खिंचाव सा फील होता है। द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक या फ्रूटी वगैरह पीते हो, उसके अंदर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो फ्रूटी के डिब्बा है, इसके अंदर फ्रूटी भरी हुई है, आपने मस्त स्ट्रॉ लगाया और फ्रूटी पीना शुरू कर दिया। तो कैसे पीते हो, उसमें क्या होता है, जब आप यहाँ मुंह लगाकर खींचते हो तो यहाँ पर जो एयर थी वो निकल के आपके लंग्स के अंदर चली जाती है, तो एक खाली जगह यहाँ पर बन जाती है। इस खाली जगह को पूरा करने के लिए जो फ्रूटी है नीचे से ऊपर की तरफ आती है, तो आप खींचते जाते हो, वो खाली जगह बनती जाती है और नीचे से फ्रूटी या जो भी चीज़ आप पी रहे हो वो निकल के ऊपर जाती रहती है। यही काम प्लांट के साथ भी होता है कि लीफ से वाटर इवेपोरेट होता रहता है, लीफ में खाली जगह बनेगी, उस खाली जगह को पूरा करने के लिए पीछे जो पानी है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। इस तरह से हर पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर रूट में जो खाली जगह होगी उसको पूरा करने के लिए नीचे से फिर पानी आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा चैनल बन जाता है, नेटवर्क टाइप का बन जाता है कि ऊपर से पानी निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है और एक खिंचाव आ रहा है जिसकी वजह से नीचे से पानी आ रहा है। तो ये पानी को रूट के अंदर ले जाने और बेसिकली प्लांट के अंदर लाने के लिए मददगार होता है ये जो ट्रांसपिरेशन है। ऐसा नहीं कि फालतू में एक्स्ट्रा ले लिया और पानी हवा में उड़ाया जा रहा है, उसकी वजह से पानी प्लांट में आने में मदद होती है। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। तो लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उसके अंदर पानी ऊपर की तरफ कैसे पहुँचता है, यही ट्रांसपिरेशन इसमें मदद करता है कि ऊपर से पानी निकला, जगह खाली हुई, नीचे से पानी खींच के ऊपर की तरफ आएगा। अब जो ट्रांसपिरेशन है ये प्लांट को कूल भी करते हैं, ठंडा रखने में मदद करते हैं। जैसे हमारे पसीना आता है, ये मैंने आपको समझा ही दिया था, तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है, उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन से प्लांट भी कूल रहते हैं। मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है तो प्लांट उस गर्मी की वजह से जल सकते हैं, तो जो प्लांट गर्म हो जाते हैं वो अपनी हीट ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो एक काम ये है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।